ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 181 टिएन शिनहान को सलाह देना। जिया और दोनों लड़कियां लॉन्च और टिएन शिनहान को कुछ खाली जगह देने के लिए पीछे हट गईं और उन्हें देखने के बाद ग्रामीणों ने भी इसका अनुसरण किया और एक एक करके पीछे हट गए। मार्शल कलाकारों के बीच एक स्पार उनके लिए बहुत नया था जो लंबे समय तक पहाड़ों में गहरे रहते थे। यह एक फिल्म देखने के समान था। मौका दुर्लभ था और कोई भी उत्साह को याद नहीं करना चाहता था। इनोशिका चौ द्वारा नष्ट की गई खाली जगह में सुनहरे बालों वाला लॉन्च टिएन शिनहान के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसके नाजुक शरीर ने पहाड़ों के बीच बहने वाली तेज हवा का सामना किया, उसके सुनहरे लहराते बाल बेतहाशा लहरा रहे थे। उसने बिना किसी बचाव के टिएन शिनहान को बिना किसी बचाव के देखा, जो उद्घाटन से भरा था। फिर भी टिएन शिनहान की अभिव्यक्ति बहुत अधिक गंभीर हो गई। हे, ये लॉन्च वास्तव में ऑन एयर हो सकता है। मायज ने अपनी आंखें घुमा लीं। सुनहरे बालों वाली लॉन्च बिना किसी बचाव के वहां खड़ी थी, जिससे वह उद्घाटन से भरी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन एक सावधानीपूर्वक आंख ने देखा कि उसका शरीर वर्तमान में गहन सिद्धांतों का उत्सर्जन कर रहा था, जिसने प्रतिद्वंद्वी के लिए अपना हमला शुरू करना अधिक कठिन बना दिया था। वास्तव में कोरिन द्वारा सिखाए जाने के योग्य है। ये देखकर जिया की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, केवल थोड़ा सिर हिलाया। एक असली मार्शल कलाकार चाल लंबे समय से सहज प्रवृत्ति बन गई है और एक शुरुआती की तरह नहीं है। हर बार लड़ाई शुरू करने से पहले वे हमला या रक्षात्मक मुद्रा मान लेते थे। वे आमतौर पर चीजों को अपनी गति से करते हैं और अप्रत्याशित होते हैं। वे लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले अपने दुश्मनों को समस्याएं दे सकते हैं। सुनहरे बालों वाले लॉन्च का सामना करते हुए, जिसने कोई बचाव नहीं किया था, टिएन शिनहान को नहीं पता कि हमला कैसे करना है। हालांकि जिया को पता था कि अगर सुनहरे बालों वाले लॉन्च ने ताकत में फायदा उठाया तो वह वापस नहीं बैठेगी और अपने प्रतिद्वंद्वी के पहल करने की प्रतीक्षा करेगी। इसके बजाय उसने सीधे हमला किया होगा। आखिरकार कुछ परिस्थितियों में हमला रक्षा का सबसे अच्छा रूप था, इसलिए एक मार्शल कलाकार को पहल को जब्त करने में माहिर होना चाहिए। लेकिन अगर लड़ाई गतिरोध में बंद हो जाती है तो कोई भी यह मान लेगा कि दोनों पक्षों की ताकत समान रूप से मेल खाती थी। चूंकि दोनों पक्षों को एक दूसरे को रोकने का आश्वासन नहीं दिया गया था, इसलिए वे जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं करेंगे, ताकि ऐसा न हो कि वे कमजोरी को उजागर करने वाले पहले पक्ष हों। इसलिए गोरा बालों वाला लॉन्च बेपरवाह लग सकता है, लेकिन केवल अकुशल को लगता है कि वह लड़ाई को गंभीरता से नहीं ले रही थी। ये लड़की वास्तव में इतना मजबूत है जैसा कि उसका सामना कर रहा था। टिएन शिनहान ने इसे जिया जितना नहीं माना। उनकी भौहें तन गई थीं और अपने जीवन में पहली बार उन्हें मार्शल आर्ट के बारे में संदेह था, जो उनके गुरु ने उन्हें सिखाया था। चूंकि आप हमला नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे आप पर आसान नहीं होने के लिए दोष न दें। सुनहरे बालों वाला लॉन्च टिएन शिनहान पर चिल्लाया। फिर उसका दाहिना पैर धूल के बादल को उठाते हुए आगे बढ़ा। अचानक लॉन्च एक फुर्तीले पक्षी की तरह नीचे गिर गया। उसकी हरकतें थोड़ी सी भी भीड़ी नहीं थीं। धमाका! टिएन शिनहान का चेहरा अचानक बदल गया और उसने अपना हाथ पलट दिया और जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। एक पल में उनके बीच की चुप्पी अचानक टूट गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते हुए बाहर निकल आए। ग्रामीणों को केवल कदमों की आवाज और व्यापार किए जा रहे वार की गूंज सुनाई दे रही थी। जैसा कि उन्होंने पहले कभी मार्शल कलाकारों को नहीं देखा है, दोनों सेनानियों के सिलहूट द्वारा किए गए भव्य और त्वरित आंदोलन ग्रामीणों की आंखों के लिए बहुत अधिक थे। लॉन्च की भव्य आभा बुरी नहीं है। कोरिन का अनुसरण करते हुए उसने गंभीरता से प्रशिक्षण लिया होगा। दोनों को लड़ते देख जिया ने हंसते हुए शिलीग से कहा। उनकी आंखों में सुनहरे बालों वाले लॉन्च के आंदोलनों को केवल बुरा नहीं माना जा सकता है और विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता है। हालांकि केवल जिया ही यह कह सकता था, क्योंकि उसके अनुभव काफी अधिक थे। चाहे वह उनकी ताकत हो या मार्शल आर्ट स्तर, वह एक उच्च स्तर पर थे और वह मार्शल कलाकारों की हर चाल को देख सकते थे और जल्दी से उद्घाटन को समझ सकते थे। लेकिन सुनहरे बालों वाला लॉन्च पृथ्वीवासियों की नजर में एक मार्शल कलाकार के रूप में माना जाने के लिए पर्याप्त था। टिएन शिनहान की आक्रामक गति हालांकि थोड़ी धीमी है, इसकी अपनी शैली लगती है, लेकिन उनकी चाल थोड़ी भयावह है। शिलीग ने आकस्मिक रूप से विश्लेषण किया, पूरी तरह से टिएन शिनहान की चाल को देखा। ये क्रेन स्कूल की मार्शल आर्ट है और जो टर्टल स्कूल के साथ मिलकर पृथ्वी पर एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट स्कूल है, जिया ने समझाया। 300 साल पहले मास्टर मुट्रेटो के निधन के बाद उनके दो शिष्य मास्टर रोशी और मास्टर शेन अलग अलग विचारों के कारण अलग हो गए। फिर उन्होंने अपने संबंधित प्रशिक्षण विधियों के साथ टर्टल स्कूल और क्रेन स्कूल की स्थापना की। दोनों पृथ्वी मार्शल आर्ट की प्रसिद्ध शैलियां हैं, लेकिन वे एक दूसरे का विरोध करते हैं और एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे। वे 100 से अधिक वर्षों से लड़ रहे हैं। जैसा कि जिया ने बात की, सुनहरे बालों वाले लॉन्च और टिएन शिनहान के बीच लड़ाई जारी रही। उन दोनों में लगभग समान ऊर्जा स्तर थे। सुनहरे बालों वाली लॉन्च श्वास विधि का उपयोग कर रही थी, जिसे कोरिन ने उसे सिखाया था, इसलिए उसकी आभा जब लड़ती थी तो बहुत अधिक इत्मीनान से थी।
भयंकर आंदोलनों ने एक आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा का उपभोग किया और टिएन शिनहान को हौंफना शुरू करने और धीरे धीरे वंचित होने में देर नहीं लगी। दूसरी ओर सुनहरे बालों वाला लॉन्च अभी भी लड़ सकता था, हालांकि उसकी आभा पहले से ही विकार में थी। अगर मैं लड़ना जारी रखता हूं, तो ये केवल मेरे लिए अधिक से अधिक हानिकारक हो जाएगा। हालांकि टिएन शिनहान अभी भी युवा था, उसने स्थिति का काफी परिपक्व रूप से विश्लेषण किया। वह जानता था कि अगर वह लड़ना जारी रखता है तो उसका लाभ उसके नुकसान के बराबर नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि सब कुछ किया जाए और अंतिम लड़ाई लड़ी जाए। डोडन रे, टिएन शिनहान ने अपनी तर्जनी उंगली की ओर इशारा किया और चिल्लाया। तुरंत उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा एकत्रित हो गई और एक उज्ज्वल लाल बिंदु दिखाई दिया और उसकी उंगली पर झिलमिलाने लगा। जू, एक ठंडी रोशनी चमकी और लाल किरण आकाश के माध्यम से फैल गई। यह क्या है? जब सुनहरे बालों वाले लॉन्च ने डोडन रे को देखा तो वह चौंक गई और उसके काले शिष्य सिकुड़ गए। उसने अपने होंठ को काटा, अपनी मुट्ठी बढ़ाई और दृढ़ता से आने वाले लेजर पर प्रहार किया। बूम! मुट्ठी छोटी किरण के ऊपर टूट गई। डोडन रे को जबरन जमीन पर पटक दिया गया, जिससे एक बड़ा गड्ढा टूट गया। उन्होंने कहा, ये कैसे संभव है? किसी को वास्तव में डोडन रे हेड ऑन मिला? टिएन शिनहान की अभिव्यक्ति कुछ सुस्त थी जब उन्होंने अपने अद्वितीय कौशल को बिना किसी कठिनाई के किसी के द्वारा विचलित होते देखा। डोडन रे क्रेन स्कूल की एक गुप्त तकनीक थी और केवल इसके प्रत्यक्ष शिष्यों के पास इसे सीखने की योग्यता थी। टिएन शिनहान की जन्मजात प्रतिभा बहुत अच्छी थी। उन्होंने डोडन रे सीखने के लिए ज्यादा समय नहीं लिया था। दर्द होता है, यह क्या नरक था? सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने उसकी चमकदार लाल मुट्ठी को सहलाया और शापित किया। उसका पूरा हाथ अभी भी सुन्न महसूस कर रहा है। उसने टिएन शिनहान की ओर देखा और जमकर कहा, लड़का, तुमने किस चाल का इस्तेमाल किया? अब आपने मुझे गुस्सा दिलाया है। तुरंत उसका शरीर मायावी हो गया। यह एक बाद की छवि थी। अच्छा नहीं, टिएन शिनहान अचानक चिल्लाया। हालांकि उसके पास प्रतिक्रिया करने के लिए कोई ताकत नहीं बची थी। डोडन रे ने अभी अभी अपनी सारी ताकत खत्म कर दी थी और वह केवल असहाय रूप से देख सकता था क्योंकि सुनहरे बालों वाले लॉन्च की मुट्ठी टूट गई थी। धमाका! विशाल शक्ति टूट गई, जैसे एक ट्रेन एक बड़ी गति से उससे टकरा गई। टिएन शिनहान के शरीर को दर्जनों मीटर दूर उड़ते हुए भेजा गया। टिएन शिन, चियात्सु उत्सुकता से चिल्लाया। टिएन शिनहान की ओर दौड़ा और उसकी मदद की। लॉन्च, आप रोक सकते हैं। सुनहरे बालों वाले लॉन्च पर जिया चिल्लाया। इससे उसे अपना अगला हमला रोकना पड़ा। स्पा का परिणाम स्पष्ट था। ताकत के मामले में लॉन्च और टिएन शिनहान समान रूप से मेल खाते थे। हालांकि लॉन्च ने कौशल के मामले में उन्हें पीछे छोड़ दिया। आखिरकार कोरिन ने व्यक्तिगत रूप से 2 साल तक गोरा बालों वाले लॉन्च को प्रशिक्षित किया था। यद्यपि कोरिन स्वयं मजबूत नहीं था, फिर भी इसके शिक्षण की गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। टिएन शिनहान ने दूर से जिया और अन्य लोगों को देखा और फिर चियात्सु के समर्थन के साथ खड़े हो गए। मैं हार गया। टिएन शिनहान ने अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसे। वह अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता था कि किसी ने अपने नंगे हाथों से अपने डोडन रे को प्राप्त किया था। आखिरकार डोडन रे कामेहामेहा के समान एक चाल थी। दोनों महान तकनीकें थीं। कोई इसे अपने नंगे हाथों का उपयोग करके कैसे प्राप्त कर सकता है? इस वास्तविकता ने टिएन शिनहान को बहुत बड़ा झटका दिया था। नौजवान, क्या तुम जानते हो कि तुम क्यों हार गए? जिया टिएन शिनहान के पास चला गया। क्या? टिएन शिनहान ने पास आ रहे जिया को देखा। क्रेन स्कूल पृथ्वी पर सबसे अच्छे मार्शल आर्ट स्कूलों में से एक है। नींव बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपके मार्शल आर्ट से देखा जा सकता है। आप केवल इसलिए हार गए क्योंकि आपने अभी तक लड़ने की तकनीक में महारत हासिल नहीं की है। हालांकि क्रेन स्कूल शक्तिशाली है, लेकिन इसकी चाल टर्टल स्कूल की तुलना में कुछ अधिक भयावह है। उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर किसी की अपनी ताकत भी काफी अहम होती है। आपका डोडन रे बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आपके पास अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की शक्ति की कमी है। यदि आप मार्शल आर्ट्स की सड़क पर आगे जाना चाहते हैं, तो आप कोरिन टॉवर को चुनौती देना चाह सकते हैं। जिया ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने उदारतापूर्वक टिएन शिनहान को अपने भविष्य की खातिर कुछ सलाह दी। वह चियात्सु की ओर मुड़ा और कहा, ग्रामीणों के नुकसान की भरपाई करने के बाद अपने साथी को दूर ले आओ। चियात्सु ने डरते हुए सिर हिलाया। फिर उसने सिक्कों का एक बैग नीचे फेंक दिया और जल्दी से टिएन शिनहान के साथ चला गया। जिया ने उन्हें तब तक देखा जब तक कि वे जिगजैग माउंटेन रोड में गायब नहीं हो गए। क्या आप उनके बारे में बहुत अधिक सोचते हैं? शिलीब ने जिया से कहा, मुझे लगता है कि वे दोनों भविष्य में अच्छे योद्धा बन सकते हैं यदि वे सही रास्ते पर चलते हैं। जिया ने अपना सिर हिलाया और लापरवाही से कहा, आप वास्तव में अजीब हैं। वे सिर्फ कुछ अर्थवासी हैं। क्या वे वास्तव में आपके ध्यान के लायक हैं? कौन जानता है, शायद वे भविष्य में सैया से भी बदतर नहीं होंगे। जिया ने मजाक किया। उन्होंने अपने दिल में सोचा, अगर टिएन शिनहान मेरी बात सुनता है और जल्दी प्रशिक्षण के लिए कोरिन टॉवर जाता है, तो शायद वह भविष्य में सोन गोकू के नक्शे कदम पर इतनी मेहनत से पीछा नहीं करेगा और समय की धार के बीच दफन हो जाएगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 182 मास्टर
शेन और मर्केनरी ताओ दूसरी ओर, टिएन शिनहान ने चियात्सू के समर्थन के साथ पहाड़ी गांव छोड़ दिया। जब वे आखिरकार एक इमारत में पहुंचे तो अंधेरा था। यह इमारत क्रेन स्कूल का आधार थी, जहां इसके सदस्य रहते हैं। मास्टर, टिएन शिनहान ने आवाज लगाई। एन ओमाइक्रॉन व्हीलर्स कॉम। जल्द ही इमारत का दरवाजा खुल गया और हरे रंग के मार्शल आर्ट वस्त्र पहने एक नीले बालों वाला क्रेन चेहरा वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह अपने घायल छात्र को देखकर थोड़ा चौंक गया और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत उदास हो गई। टिएन शिनहान के साथ क्या हुआ? मैं आपको इनोशिकाचो की तलाश में गया था, तो आप इतने गंभीर रूप से घायल कैसे हो गए? मास्टर, शेन ने कुछ गुस्से में पूछताछ की। मास्टर, जब हम दौड़े तो इनोशिकाचो को पहले ही किसी ने मार दिया था। टिएन शिन अपराधियों का विरोधी नहीं था और हार गया। चियात्सू को डर था कि मास्टर शेन नाराज हो जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से समझाया। क्या? मास्टर शेन का चेहरा बहुत बदल गया और उसके शरीर से एक भयानक रक्तरंजित आभा फूट पड़ी। हे, हमारे क्रेन स्कूल का विरोध करने की हिम्मत कौन करता है? क्या यह उस बूढ़े कछुए की तरफ से कोई था? अच्छा, टिएन शिनहान, मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। मास्टर शेन के हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और उसकी मुट्ठियों की नसें फुड़क रही थीं, उसके दिल में क्रोध को प्रकट कर रही थीं। लेकिन एक विशाल स्कूल के मास्टर के रूप में मास्टर शेन में धैर्य की कमी नहीं थी। हाँ, टिएन शिनहान ने जवाब दिया और फिर उन्होंने जिया का सामना करने पर होने वाली हर चीज को समझाया। विशेष रूप से जब उन्होंने मायस का वर्णन किया तो इसने मास्टर शेन, जो सुन रहे थे, को कुछ हद तक भयभीत कर दिया। टिएन शिनहान की कहानी सुनने के बाद मास्टर शेन ने ठंडी हवा में चूसा और कहा, क्या आपको यकीन है कि जिस छोटी लड़की ने आपको हराया है वह आपके समान उम्र की है? और जिस व्यक्ति ने इनोशिकाचो को मार डाला था, उसकी आभा मास्टर की तुलना में अधिक शक्तिशाली है? हाँ, महाराज, टिएन शिनहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के बात की। सुनहरे बालों वाले लॉन्च की ताकत के बारे में टिएन शिनहान अभी भी कुछ निर्णय ले सकता था, लेकिन जिसने शुरुआत में कार्रवाई की थी, मायस एक गहरी गुफा की तरह था और टिएन शिनहान अपनी वास्तविक ताकत निर्धारित नहीं कर सका। उनकी राय में, यहाँ तक कि उनके स्वामी की आभा भी उसके बराबर नहीं थी। ओह, वैसे मास्टर, उस व्यक्ति ने कोरिन टॉवर का भी उल्लेख किया। कोरिन टॉवर क्या संदर्भित करता है? क्या यह ओरिन टेम्पल की तरह मार्शल आर्ट्स स्कूल है? कोरिन टॉवर। मास्टर शेन याद करते हुए बुदबुदाया। ऐसा लगता है कि वह अपनी युवावस्था के दिनों में वापस आ गया था, जब उसने प्रशिक्षण के लिए अपने शिक्षक मास्टर मुट्रेटो का अनुसरण किया था। ये देखने पर टिएन शिनहान को एहसास हुआ कि कोरिन टॉवर एक रहस्यमय जगह होनी चाहिए। वह बोलने ही वाला था कि उसने मास्टर शेन को अपना हाथ उठाते हुए देखा, उसे रोक दिया। मास्टर शेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये कोरिन टॉवर पृथ्वी पर मार्शल आर्ट का सबसे पवित्र स्थान है। चाहे वह मैं हूं या वह बूढ़ा कछुआ, हम दोनों ने युवा होने पर इसकी चुनौती से गुजरना पड़ा था। हालांकि जो लोग कोरिन टॉवर पर सफलतापूर्वक चढ़ सकते हैं, वे बहुत कम हैं। ये बोलते हुए मास्टर शेन ने खुद से कहा, चूंकि दूसरा व्यक्ति कोरिन टॉवर का नाम जानता है, इसलिए उसे एक साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पृथ्वी पर केवल प्रसिद्ध पुराने स्कूल कोरिन टॉवर के रहस्यों से अवगत थे। साधारण लोग केवल उत्तरी गोलार्ध के जंगल में एक बेहद ऊंचे दिव्य टॉवर के बारे में जानते थे, लेकिन वे नहीं जानते कि यह क्या दर्शाता है। मास्टर शेन एक मार्शल कलाकार थे जो कई सौ वर्षों तक जीवित रहे थे। आखिरकार, यद्यपि उनका व्यक्तित्व कुछ हद तक भयावह था, लेकिन उनके पास मार्शल कलाकार के ज्ञान की कमी नहीं थी। वह थोड़ी देर के लिए खुद से बुदबुदाया और कहा, आपको पहले नीचे जाना चाहिए और अपनी चोटों का इलाज करना चाहिए, और अपने मार्शल अंकल मर्केनरी ताओ के आने के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहिए। हम इसके बारे में और बात करेंगे। हाँ, टिएन शिनहान और चियात्सू ने जवाब दिया और संदेह से भरे पेट के साथ पीछे हट गए। कुछ दिनों बाद उन्हें मास्टर शेन द्वारा सूचित किया गया कि पृथ्वी पर नंबर 1 हत्यारा मर्केनरी ताओ बेस पर पहुंच गया था। क्या टिएन शिनहान को किसी ने घायल कर दिया था? क्या तुम चाहते हो कि मैं जाकर उस व्यक्ति को मार डालूं? जिस क्षण मर्केनरी ताओ दरवाजे से अंदर आया, वह पहले से ही किसी को मारने की बात कर रहा था। अपने मार्शल भतीजे टिएन शिनहान के बारे में मर्केनरी ताओ काफी चिंतित था। जिस व्यक्ति ने टिएन शिनहान को घायल किया वह साधारण नहीं है। मास्टर शेन एक बेंच पर सीधे बैठे और अपने हाथ में चाय का एक बर्तन पकड़ा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाड़े के ताओ ने आश्चर्य से पूछा। स्वाभाविक रूप से पृथ्वी के नंबर 1 हत्यारे के रूप में मर्केनरी ताओ की लड़ने की क्षमता पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। उनकी आंखों में उनके बड़े भाई मास्टर शेन और उस बूढ़े कछुए को छोड़कर बहुत से लोग नहीं थे जो उनके साथ सिर से सिर तक जा सकते थे, और वह बूढ़ा कछुआ जो प्रसिद्धि और प्रशंसा का पीछा करता है। मैंने टिएन शिनहान से सुना कि यह एक बच्चा था जिसने उसे घायल कर दिया था। इसके अतिरिक्त जिसने इससे पहले हमला किया, उसके पास भी हमसे ऊपर कौशल है। मास्टर शेन ने उदास आवाज में कहा। हा, ये कैसे संभव है? भाड़े के ताओ हिकारत से हंसे, लेकिन उन्होंने अचानक कुछ याद किया और संदिग्ध रूप से पूछा, आप कह रहे हैं कि एक बच्चे ने टिएन शिनहान को घायल कर दिया? हाँ,
लड़का या लड़की? टिएन शिनहान उन लोगों के बीच एक सुनहरे बालों वाली लड़की द्वारा घायल हो गया था। एक छोटी लड़की के पास क्या कौशल हो सकता है? रुकिए, आपने बस उन लोगों के बीच कहा था। क्या दूसरा व्यक्ति अकेला नहीं था? भाड़े के ताऊ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मास्टर शेन ने सिर हिलाया। कुल मिलाकर 4 लोग थे, 3 महिलाएं और एक पुरुष आदमी, और एक महिला थोड़ी बड़ी थी जबकि अन्य 2 महिलाएं छोटी लड़कियां थीं। टिएन शिनहान ने कहा कि यह उन छोटी लड़कियों में से एक थी जिन्होंने उन पर हमला किया था। एक लड़का था। भाड़े के ताऊ का चेहरा तुरंत उदास हो गया। उन्होंने 2 साल पहले उस छोटे से शहर में अपने अनुभव को याद किया। उस समय उसे एक बहुत ही साधारण लड़के द्वारा सिर्फ हथेली की हवा से उड़ते हुए भेजा गया था। ये पृथ्वी के नंबर 1 हत्यारे के दिल में एक कांटा था और एकमात्र अनुभव जिसने उसे डर महसूस कराया। टिएन शिनहान के अनुसार वह लड़का जो उस व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहा था जिसने टिएन शिनहान को घायल कर दिया था, शायद वही था जिसने उसे उस दिन उड़ान भरते हुए भेजा था। क्यों? क्या आप कुछ जानते हैं? मर्केनरी ताऊ के चेहरे में बदलाव को देखते हुए मास्टर शेन ने पूछा। एक सुराग है। अगर यह वास्तव में वह व्यक्ति है तो बेहतर होगा कि मैं बदला लेने के लिए उनकी तलाश न करूं। भाड़े के ताऊ शब्द टाल मटोल कर रहे थे और फिर उन्होंने 2 साल पहले अपनी मुठभेड़ के बारे में बात की। मर्केनरी ताऊ की याद सुनने के बाद मास्टर शेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जो कुछ सुना था उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। ये लोग कहां से आए हैं? जिस व्यक्ति के बारे में आपने अभी बात की थी, उसने आपको केवल हथेली की हवा से हराया? मास्टर शेन ने उदासी से पूछा। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि मार्शल आर्ट की दुनिया जिससे वह परिचित थे, किसी अज्ञात समय पर अपरिचित हो गए थे। यदि हत्यारे को व्यापक रूप से पृथ्वी के नंबर 1 के रूप में जाना जाता है, तो उसे और मास्टर शेन को दूसरों की नज़र में क्या गिना जाएगा? मुझे नहीं पता। वह व्यक्ति रहस्यमय मूल का है। मैंने बाद में खोज की, लेकिन मार्शल आर्ट की दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। भाड़े के ताऊ ने आह भरी। पृथ्वी की मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे शक्तिशाली और महानतम स्कूल कछुआ स्कूल और क्रेन स्कूल थे, जो मास्टर मुट्रेटो से विरासत में मिले थे। इन दोनों स्कूलों में कई विशेषज्ञ मिल सकते हैं। उनमें से एक ने कोरिन टॉवर का उल्लेख किया। क्या आपको लगता है कि वे कोरिन की पवित्र भूमि से आए थे? मास्टर शेन ने पूछा। क्या यह वह टॉवर है जिस पर वह आदमी मास्टर रोशी चढ़ा था? उस जगह पर कोई कैसे हो सकता है? भाड़े के ताऊ ने कहा। तथ्य ये है कि कोरिन की पवित्र भूमि को मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि के रूप में माना जाता था। यह आधारहीन नहीं था क्योंकि कई स्कूल वहां से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि मर्केनरी ताऊ का मानना है कि कोरिन टॉवर जादुई है। केवल मास्टर रोशी, वह मूर्ख, कोरिन टॉवर पर चढ़ गया होगा। लेकिन मर्केनरी ताऊ को नहीं पता था कि मास्टर शेन ने भी टॉवर की चुनौती का प्रयास किया था जब वह युवा था, लेकिन आधे रास्ते में हार मान ली थी। कुछ दिनों बाद, मास्टर, मैं प्रशिक्षण के लिए कुछ समय के लिए चियात्सू के साथ बाहर जाना चाहता हूँ। टिएन शिनहान ने मास्टर शेन को झुकाया। मास्टर शेन ने एक चाय का कप पकड़ा और चाय की चुस्की ली। उन्होंने सिर हिलाया। हालांकि आपको स्कूल में शामिल हुए कई साल नहीं हुए हैं, आपकी जन्मजात प्रतिभा उत्कृष्ट है, इसलिए आपने सीखने के लिए सब कुछ सीखा है। इसलिए कुछ समय के लिए बाहर जाकर ट्रेनिंग करना बुरा विचार नहीं हो सकता है। मास्टर शेन अपने 2 छात्रों के साथ बहुत संतुष्ट थे। उनके बड़े छात्र टिएन शिनहान केवल कुछ वर्षों के लिए स्कूल में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही क्रेन स्कूल के गुप्त कौशल डोडन रे को सीख लिया है, जो मास्टर रोशी की पौराणिक स्तर की तकनीक कामेहामेहा के बराबर था। इसे प्रशिक्षण नहीं माना जा सकता है यदि कोई कई दशकों की कठिनाई का अनुभव नहीं करता है। इसलिए जब टिएन शिनहान ने अपने दम पर बाहर जाने का प्रस्ताव रखा तो मास्टर शेन आसानी से सहमत हो गए। बाहर जाने के बाद अपने प्रशिक्षण को तेज करें, और यदि आप टर्टल स्कूल से किसी के पास भागते हैं तो बेरहमी से उन्हें मेरे लिए सबक सिखाएं। हाँ महाराज। टिएन शिनहान ने जोर से सिर हिलाया। चियात्सू के साथ इमारत के प्रवेश द्वार से बाहर निकल गया। सर्पिल पहाड़ी सड़क से नीचे चला गया और जल्दी से धुंधली धुंध में गायब हो गया। थोड़ी ठंडी शरद ऋतु के दिन के शुरुआती घंटों में एक ठंडी हवा चली। परेशान उदास मौसम के साथ पहाड़ के बीच में छोटी रोशनी झिलमिला रही थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 183 मुयंग याद करना। जैसे जैसे समय बीतता गया, वसंत के बीतने ने सर्दियों के आसन आगमन का संकेत दिया। पलक झपकते ही सयान को होंगशान ग्रह में स्थानांतरित हुए 5 साल हो गए थे। इन पिछले 5 वर्षों में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन सयान के अनुभव थे जो ग्रह वेगेटा से आए थे। उस साल जब सयान दहशत में होंगशान ग्रह पर भाग गए तो उनकी संख्या 15,000 से कम थी। हालांकि विकास के 5 साल बाद और जैसे जैसे अधिक से अधिक बच्चे पैदा हुए, सैया की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब उनकी आबादी 18,000 लोगों की थी। जैसे जैसे छोटे बच्चे बड़े होंगे, वयस्क सैया की संख्या बढ़ती जाएगी। स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि के अलावा ग्रह होंगशान की समग्र ताकत भी पृथ्वी चकनाचूर परिवर्तनों से गुजरी थी। ग्रह होंगशान में बहुत सारे उत्कृष्ट सयान थे जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में ग्रह
पर उत्कृष्ट प्रशिक्षण वातावरण से लाभ उठाया था और उनकी ताकत में बहुत वृद्धि की थी। जैसा कि विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के 12 डिवीजनों के सदस्य बड़े हो गए, जिसमें जिया, शिलिंग और अन्य शामिल हैं। वर्तमान में ग्रह होंगशान पर सुपर योद्धा स्तर पर 7 सैयान और एलीट वॉरियर स्तर पर 300 सैयान हैं। विकास की ये सीमा हालांकि 2 साल पहले की तुलना में धीमी हो गई है। हालांकि ग्रह वेगेटा के समय की चरम अवधि की तुलना में न केवल उनकी ताकत पूरी तरह से ठीक हो गई है, बल्कि इसकी तुलना उस समय से भी नहीं की जा सकती है। ग्रह होंगशान की ताकत अब स्थिर हो गई थी और उन्हें एक विशेष अवसर की आवश्यकता होगी ताकि वे भविष्य में मजबूत हो सकें, अन्यथा वे कोई और बड़ी सफलता नहीं हासिल करेंगे। असीम रात के आकाश में तारे कई थे जैसे एक काली स्क्रीन पर बिखरी हुई फलियां, उनकी चमक देदीप्यमान और क्रिस्टल स्पष्ट थी। स्टारलाइट बेतरतीब ढंग से झिलमिला रही थी, जैसे एक तस्वीर स्क्रॉल धीरे धीरे फहराया जा रहा हो। शांत अंधेरे में अचानक रात के आकाश में एक उज्ज्वल प्रकाश की लकीरें उठीं। यह एक छोटा सिल्वर ग्रे स्पेसशिप था। मुयंग एक सैयन था जो हाल ही में वयस्कता तक पहुंच गया है। उनकी अव्यक्त प्रतिभा औसत थी, बस मध्य स्तर पर माना जाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इसने उन्हें अपने भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करने से नहीं रोका, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी कड़ी मेहनत निश्चित रूप से उन्हें संतोषजनक परिणाम देगी। ग्रह होंगशान पर यह बिंदु पहले से ही कई बार साबित हो चुका था। बहुत सारे योद्धा जिनके पास अच्छी अव्यक्त प्रतिभा नहीं थी, फिर भी कड़ी मेहनत के बाद एलीट वॉरियर्स बन गए। महान सर जिया और सैयान नायक श्री बाडोक सबसे अच्छे उदाहरण थे। दोनों सर की अव्यक्त प्रतिभा को उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता है। विशेष रूप से श्री बाडोक, ये कहा जाता है कि उनका जन्म निम्न स्तरीय योद्धा के रूप में हुआ था, लेकिन अब वह सैयन के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से कुछ सुपर योद्धाओं में से एक थे। ठीक है, पिछली बार जब सर जिया ने सभी को एक व्याख्यान दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जब स्वर्ग किसी व्यक्ति को एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदान करने वाला है, तो ये पहले उसके दिल को पीड़ा से भर देगा, उसकी सिसकियों और हड्डियों को कड़ी कर देगा और उसके शरीर को भूख के लिए उजागर करेगा। हालांकि निम्न स्तरीय योद्धा शब्द को अजीब माना जाता था, इसलिए किसी ने भी इसे ऐसा नहीं कहा। इसके बजाय हर कोई साधारण योद्धा शब्द का उपयोग करता है। मुयंग ने साधारण योद्धा शब्द को बहुत अधिक सुखद पाया। योद्धाओं को उनकी ताकत के आधार पर आंका गया था, न कि उनकी रक्तरेखा के ग्रेड के आधार पर। यद्यपि बाहरी लोग वर्गीकरण की उपरोक्त विधि को सरल और कच्चा मान सकते हैं और व्यवहारिक और यथार्थवादी नहीं हैं, हालांकि विभिन्न सभ्यताओं के सोचने का तरीका अलग अलग है। मुयांग के विचार में यह विधि न्याय करने के लिए सबसे अच्छी थी। 6 साल पहले मुयांग अभी भी काफी युवा था, केवल 12 साल का था। जैसा कि वह एक निम्न स्तरीय योद्धा के रूप में पैदा हुआ था, उसके पास केवल 500 के आसपास युद्ध शक्ति थी, जिसे निम्न स्तरीय योद्धाओं के बीच औसत माना जाता था। हालांकि मुयंग बहुत भाग्यशाली थे कि महान सर जिया ने अपने परिवार को ग्रह होंगशान में स्थानांतरित होने वाले लोगों के पहले समूह में शामिल किया। मुयंग अभी भी उस दिन को याद कर सकता था। यह एक चिलचिलाती गर्म दोपहर थी और हवा थोड़ी सूखी थी। इसके बाद वह एक स्क्वाड मिशन पूरा करने के बाद लौटा ही था कि उसके माता पिता ने उसे वेगेटा ग्रह पर एक गर्म और सूखे नखलिस्तान में उनका पीछा करने के लिए कहा। वे आए और वहां इंतजार करने लगे। मौसम गर्म था और इंतजार बोरिंग था। हालांकि उसी स्थान के आसपास बहुत सारे सैयां इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। मुयंग अभी भी उस दिन हुई हर चीज को स्पष्ट रूप से याद कर सकता था। अब इसके बारे में सोचते हुए उसे लगा कि वह उस दिन वास्तव में बहुत भाग्यशाली था। ये पहली बार था जब उन्होंने सर जिया को देखा, जो उनसे छोटे थे लेकिन असाधारण क्षमताएं थीं। मुयंग को पता नहीं था कि सर जिया ने क्या प्रशिक्षण लिया था, क्योंकि उस दिन से पहले उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि सैयान इतने शक्तिशाली बन सकते हैं। सर जिया ने सभी को अपने वर्तमान घर ग्रह होंगशान में लाने के लिए एक जादुई क्षमता का उपयोग किया था। ग्रह होंगशान में पहुंचने के तुरंत बाद इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण ने लगभग मुयंग को बेहोश कर दिया। उसका शरीर हिल भी नहीं सकता था। दबाव से सामंजस्य बिठाने में उन्हें काफी समय लगा। सर जिया ने कहा कि यह सैया का नया घर था। जब उन्होंने सर जिया के शब्दों को सुना तो मुयंग केवल अपने कयामत के दिन को करीब महसूस कर सकते थे। उसके बाद वह ग्रह होंगशान पर रहने लगे। 1 साल बाद होंगशान ग्रह पर बड़ी संख्या में सैयान दिखाई दिए। वे खबर लाए कि फ्रीजा ने वेगेटा ग्रह को नष्ट कर दिया था। जब मुयंग ने ये सुना तो उसने राहत की सांस ली और डर था। 10 लाख सैयों में से केवल 10,000 बच निकले। वास्तव में दुखद आ। बाद में सर जिया ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह प्लेनेट होंगशान के गार्डियन कॉर्प्स को इकट्ठा करेंगे और विशेष युद्ध स्क्वाड्रनों को प्रशिक्षित करेंगे। दुर्भाग्य से उस समय मुयंग की ताकत बहुत कमजोर थी, इसलिए वह चयन के लिए योग्य नहीं था। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक खुद को प्रशिक्षण में डुबो दिया और परिणामस्वरूप मुयंग की युद्ध शक्ति लगातार बढ़ती रही। और सिर्फ 1 साल पहले मुयंग के सामने एक नया अवसर दिखाई दिया। सर जिया और प्लेनेट होंगशान के शीर्ष स्तर के कर्मियों ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि वे 10 साल में एक ग्रह व्यापी मार्शल आर्ट असेंबली आयोजित
करेंगे और 20 साल में एक और शीर्ष 3 को उदार पुरस्कारों के अलावा रहस्यमय वसंत पानी की एक बोतल प्राप्त होगी। हालांकि मुयंग को पता नहीं था कि वसंत का पानी क्या था, फिर भी उन्होंने दृढ़ता से अवसर को पकड़ने का फैसला किया। सैया के लिए सम्मान का पीछा करना आम लोगों से अलग है। ऐसे कई सैया हैं जिनके पास मुयंग के समान योजनाएं हैं। घोषणा के बाद से हर सैया तात्कालिकता की भावना से भर गया था, इसलिए उन सभी ने अपनी पूरी ताकत के साथ जमकर प्रशिक्षण लिया ताकि वे 10 साल में आयोजित होने वाली मार्शल आर्ट असेंबली जीत सकें। वास्तव में खराब रक्तरेखा वाले लोगों के कई प्रभावशाली उदाहरण थे जो टेबल को मोड़ने में सफल रहे, और इनने मुयंग को बहुत प्रेरित किया था। उनका मानना था कि वह बारडॉक और अन्य नायकों की तरह एक शक्तिशाली योद्धा बन सकता है जब तक कि वह कड़ी मेहनत करता है। इसलिए खुद को शांत करने के लिए मुयंग वर्तमान में अपने पिता और चाचा के साथ बाहर एक मिशन को अंजाम दे रहा है। मुझे क्या करना है? शराब के गिलास के एक दूसरे से टकराने की आवाजों ने मुयंग को अपने घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि कई मध्यम आयु वर्ग के सैया ऊर्जा से भरे हुए थे, शराब पी रहे थे और मांस खा रहे थे। वे मुयंग के पिता और कई चाचा थे। उन्होंने एक साथ कई मिशन को अंजाम दिया था। मुयंग के पिता और चाचा के पास हिंसक स्वभाव थे और उनकी सबसे पसंदीदा चीजें थीं शराब पीना, मांस खाना और लड़ना। यद्यपि वे गंदा पियक्कड़ों की तरह दिखते हैं, लेकिन जब वे लड़ रहे होते हैं तो वे चमकदार तलवारें बन जाते हैं। उन्होंने कहा, मयंग, वहां बैठकर मत सोचिए, हमारे साथ आओ और शराब पियो। क्या वास्तव में सैया आपकी तरह शर्मीले हैं? मुयंग के पिता उस पर चिल्लाए जब उन्होंने उसे अकेले बैठे देखा। विचारों में खो गया। इस बार इस मिशन को पूरा करने के बाद उन्हें एक उदार इनाम मिलेगा जो उनके लिए समय की अवधि के लिए अनियंत्रित रहने के लिए पर्याप्त होगा। आजकल प्लेनेट होंगशान को तकनीकी क्षेत्र में फीदिया लोगों का समर्थन प्राप्त है, जबकि आर्थिक क्षेत्र में प्लेनेट बाकुफ का होई पोई कैप्सूल व्यवसाय अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहा था। धीरे धीरे पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो रहा था। प्लेनेट होंगशान के सैयान अब जब चाहें खाने, पीने और झगड़े का आनंद ले सकते थे। उन्हें जिस आराम का स्तर प्राप्त था वह स्पष्ट था। इसकी तुलना प्लेनेट वेगेटा पर उनके समय से नहीं की जा सकती है। मुयंग के पिता सहित सभी सैया अपने वर्तमान जीवन से बहुत संतुष्ट थे। सच में, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं थोड़ा और प्रशिक्षण में समय बिताना पसंद करूंगा। मुयंग ने गंभीरता से बात की। इस मिशन को अंजाम देने के लिए वे जिस अंतरिक्ष यान का उपयोग कर रहे हैं उसे पिछले कई मिशनों से अर्जित कमीशन से खरीदा गया था। सिल्वर ग्रे स्पेसशिप फीदिया लोगों का नवीनतम उत्पाद था। न केवल ये रहने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित था, बल्कि इसमें हाइबरनेशन केबिन भी स्थापित है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली एक गुरुत्वाकर्षण मशीन भी है। यह एक बुनियादी स्तर के प्रशिक्षण कक्ष के बराबर था जिसे 20x गुरुत्वाकर्षण में समायोजित किया गया था। novelUSB.com यह मुयंग के लिए उपयुक्त था जिसकी युद्ध शक्ति 5000 तक पहुंच गई थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 184 आगे ऊर्जा प्रतिक्रियाएं। हा। मुयंग पर दबाव न डालें। उनका लक्ष्य 10 साल के समय में होने वाली मार्शल आर्ट असेंबली में जगह सुरक्षित करना है। आजकल कई सैया भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो वह आराम करने की हिम्मत कैसे करेगा? एक चाचा ने लापरवाही से बात की और सुअर के ट्रॉटर का एक हिस्सा काट दिया। लेकिन एक स्थान सुरक्षित करना आसान नहीं होगा, इसलिए मुयंग को अभी भी कड़ी मेहनत करनी होगी। किसी ने प्रोत्साहित किया। वे सभी निम्न स्तरीय योद्धाओं के पहले समूह का हिस्सा थे जिन्हें ग्रह होंगशान में ले जाया गया था। जब वे युवा थे तो उनके पास अच्छी नींव नहीं थी और वे वर्तमान में युद्ध शक्ति के अपने प्रमुख से आगे निकल रहे थे। वे अब प्रशिक्षण के माध्यम से ज्यादा सुधार नहीं कर सकते थे, और ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी मुयंग अपनी ताकत के मौजूदा स्तर को पकड़ने के करीब थी। हा, यह मत कहो। मुयंग के पिता हंसी से दहाड़ उठे। मुयंग के पिता के रूप में वह स्पष्ट रूप से जानता था कि उसके बेटे के लक्ष्य क्या थे और हमेशा सहायक रहे हैं। और अब जब उसके बेटे की युद्ध शक्ति जल्दी से उसे पकड़ रही थी तो वह और भी संतुष्ट महसूस कर रहा था। ये बहुत अच्छा होगा अगर उनका बेटा मुयंग भविष्य में 10,000 हासिल कर सकता है और एक कुलीन योद्धा बन सकता है। जब वह अपने दोस्तों के साथ होता तो उसे अपने अधिकारों की डींग हाँकने में मदद मिलती। ओह, वैसे हमारे गंतव्य पर पहुंचने से पहले कितना समय? मुयंग के पिता ने पलटकर पूछा। हमें अभी भी 3 दिनों के लिए यात्रा करनी है। वह जगह उत्तरी क्षेत्र के बहुत करीब है और इसके करीब कई ग्रह नहीं हैं। सैयान जो अंतरिक्ष यान को पायलट करने के लिए जिम्मेदार था ने स्टार चार्ट को देखा और जवाब दिया। उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र की सीमा से लगे क्षेत्र में एक बहुत ही विशाल शून्य था। इसने एक अदृश्य रिबन की तरह काम किया और 2 स्टारफील्ड को पूरी तरह से अलग कर दिया। इस तरह के शून्य को पार करने के लिए उड़ान भरने में कई महीने लगेंगे, यहां तक कि सबसे उन्नत अंतरिक्ष यान के साथ भी। ठीक है, इस बार मिशन की कठिनाई अधिक नहीं है, लेकिन आप सभी को अभी भी तैयार रहना चाहिए और हर समय अपने गार्ड को बनाए रखना चाहिए। ये केवल स्वाभाविक है। आखिरकार हम सभी अनुभवी योद्धा हैं। कई अधेड़ उम्र के सैया बातचीत कर रहे थे और शराब
पी रहे थे, जो हलचल का माहौल बना हुआ था। मुयंग जो उन्हें देख रहा था, हंस रहा था। इस तरह के दृश्य उनके लिए पहले से ही आम घटनाएं थीं। इसलिए वह उठा और कमरे से बाहर निकल गया, अपने मार्शल आर्ट के कपड़े बदल दिए और प्रशिक्षण शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद अंतरिक्ष यान अपने गंतव्य पर पहुंचा। यह एक औसत ग्रह था जो ग्रह युद्ध के बीच में था। आमतौर पर गैलेक्टिक गश्ती संगठन औसत ग्रहों पर होने वाले ग्रह युद्धों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि कॉमर्स एलायंस की सेनाओं ने गुप्त रूप से इस विशेष ग्रह युद्ध में हस्तक्षेप किया था। यद्यपि गैलेक्टिक गश्ती संगठन ब्रह्मांड वाणिज्य गठबंधन की शक्ति से मेल नहीं खा सका, फिर भी उनके पास आकाशगंगा के भीतर कुछ शक्ति थी। इसलिए इस घटना के होने के बाद उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के भाड़े के सैनिकों को एक मिशन जारी किया, विद्रोह को नीचे रखा। अंततः इस मिशन को पूर्वी क्षेत्र में ग्रह होंगशान द्वारा स्वीकार किया गया था। आइक ग्रह एक औसत ग्रह था। यद्यपि इसके निवासियों के पास 1000 से अधिक युद्ध शक्ति थी, लेकिन उनकी ताकत सीमित थी। इसलिए जब एक मजबूत पक्ष मुयंग और अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया, तो वे जल्दी से स्थिति को दबाने में सक्षम थे। कुछ दिनों बाद ये सुनिश्चित करने के बाद कि विद्रोह फिर से नहीं होगा, मुयंग और अन्य लोगों ने अपनी यात्रा वापस शुरू की, क्योंकि उनका मिशन पूरा हो गया था। उन्होंने आराम करने और पुनर्गठित करने के लिए ग्रह होंगशान लौटने की योजना बनाई। वे जल्द ही किसी भी मिशन को स्वीकार करने की योजना नहीं बना रहे हैं। चूंकि उनका कमीशन उन्हें थोड़ी देर तक चलने के लिए पर्याप्त था, इसलिए उन्होंने चर्चा की और अपने अंतरिक्ष यान को अपग्रेड करने और एक बड़ी ग्रेविटी मशीन जोड़ने पर सहमति व्यक्त की। योजना आशाजनक लग रही थी और हर कोई आराम महसूस कर रहा था। लेकिन उनकी यात्रा के आधे रास्ते में उनके जहाज के ऊर्जा का पता लगाने वाले उपकरण से तेज चेतावनी अलार्म ने सभी को उनके बाकी हिस्सों से हिला दिया। इसने आगे एक ऊर्जा प्रतिक्रिया का पता लगाया था। क्या हुआ? अलार्म बजने के बाद सभी लोग पायलट के केबिन में पहुंच गए। अंतरिक्ष यान के पायलट ने कॉकपिट में विभिन्न बटन दबाए और कहा, तारों वाले आकाश में आगे बहुत सारी ऊर्जा प्रतिक्रियाओं की खोज की गई है। ऐसा लगता है कि एलियंस लड़ रहे हैं। उनकी ऊर्जा की ताकत कितनी है? मुयंग ने पूछा। चूंकि वे बहुत दूर थे, इसलिए वे दूसरे पक्षों की आभा को महसूस नहीं कर सकते थे। 1 मिनट रुको, इसका प्रदर्शन 15 ऊर्जा स्रोत हैं, उनमें से 10 6000 के आसपास एक युद्ध शक्ति उत्सर्जित कर रहे हैं और अन्य 5 10,000 से ऊपर युद्ध शक्ति हैं। सयान पायलट ने अपना पसीना पोंछा और अविश्वास के साथ कहा, क्या 10,000 युद्ध शक्ति? मुयंग और अन्य लोगों के भाव बदल गए। अगर दुश्मन साधारण होते तो वे चिंतित नहीं होते, हालांकि वे एलीट वॉरियर स्तर पर थे। वे दुश्मन के मैच बिल्कुल नहीं थे। क्या उनसे बचने का कोई तरीका है? मुयंग के पिता ने गंभीर भाव से पूछा। उन्होंने कहा, नहीं, दूसरी पार्टी हमें पहले ही ढूंढ चुकी है। अरे नहीं, वे हमारे पास आ रहे हैं, पायलट अचानक चिल्लाया। फिर कोई और रास्ता नहीं है। हर कोई शांत हो जाओ, अपने गियर पहनो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बोलने के बाद मुयंग के पिता भंडारण कक्ष की ओर चले गए। ये देखकर सभी के चेहरे डूब गए और उन्होंने जल्दी से अपना युद्ध कवच धारण कर लिया। चूंकि वे अंतरिक्ष में थे और पास में कोई ग्रह नहीं था, वे घुटन से बचने के लिए केवल अपने छोटे श्वास उपकरण पर रख सकते थे। श्वास तंत्र केवल एक मुखौटा के आकार का था और पहने जाने पर युद्ध के दौरान बाधा नहीं डालता था। सिल्वर ग्रे स्पेसशिप धीमा होने लगा और जब ये पूरी तरह से रुक गया तो कई सयान इसमें से बाहर निकल आए, जिसके बाद अंतरिक्ष यान हुई पोई कैप्सूल में बदल गया। चूंकि वे 10,000 से ऊपर की युद्ध शक्तियों के साथ एलियंस से भाग नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द अपने जहाज को दूर रखने का फैसला किया, क्योंकि यह एक विशिष्ट लक्ष्य था। हर कोई सावधान रहो, मुयंग के पिता चिल्लाए। जैसा कि कहा जाता है, जो व्यक्ति पास आता है वह निश्चित रूप से बुरे इरादे रखता है, क्योंकि अच्छे इरादों वाला कोई भी नहीं आएगा। जैसा कि वे नहीं जानते थे कि आने वाले दुश्मन कौन थे, सैयन स्क्वाड सबसे खराब के लिए तैयार थे। उन्होंने मुयंग के पिता की चेतावनी को सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया और प्रतीक्षा करते हुए युद्ध मोड में प्रवेश किया। क्या तुम डरते हो? उसके पिता ने पूछा। डरो मत। मुयंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने अपने दांत भींचकर जवाब दिया, अच्छा, यह मेरा बेटा है। मुयंग के पिता दिल खोलकर हंसे। नोवेल यूएसबी सी ओमाइक्रोन एम। जल्द ही 2 आकृतियां दूर से उड़ गईं और पलक झपकते ही अचानक उनके सामने आ गईं। यह एक मध्यम आयु वर्ग का बुरा आदमी था, जो 2 मीटर से अधिक लंबा था और एक हरे बालों वाला विदेशी था। उन्होंने अपने चेहरे पर एक छोटा सा श्वास उपकरण पहना। हालांकि सैयन ने अपनी उपस्थिति की तुलना में 2 आंकड़ों की युद्ध शक्तियों के बारे में अधिक परवाह की। ये कैसे संभव हो सकता है? उनकी युद्ध शक्तियां 18,000 और 14,000 हैं। मुयंग और अन्य लोग अलार्म में चिल्लाए। उनके दिल डूब गए, उनके चेहरे उदासी से भर गए। दूसरे पक्ष की युद्ध शक्ति उनसे कहीं अधिक है। ऐसा लग रहा था कि उनके लिए भागने का मौका मिलना भी मुश्किल होगा। बॉस दुदुजिया, ये लोग, क्या वे कुछ परिचित नहीं दिखते हैं? अचानक हरे बालों वाला एलियन मुड़ा और अपने साथी को याद
दिलाया। ओह सच में, अधेड़ उम्र के बुरे आदमी ने उसके सिर को छुआ और विचार किया। दरअसल उसने उन्हें कुछ हद तक परिचित पाया, लेकिन याद नहीं कर सका कि उसने उन्हें पहले कहाँ देखा था। वे सैया लगते हैं। क्या आप कह रहे हैं कि वे सैया हैं? चौंककर लंबे बुरे साथी दुदुजिया ने अपनी आंखें खोली और ध्यान से उनकी जांच की, और निश्चित रूप से उसने उनकी कमर के चारों ओर एक पूंछ को देखा। वे वास्तव में सैया हैं। अचानक दुदुजिया के चेहरे पर बादल छा गए, जैसे कि उसने अभी अभी एक दर्दनाक याद को याद किया हो। अचानक उसका शरीर कांप गया और वह मुयंग के लिए उड़ान भरने से पहले हंसी में फूट पड़ा। अरे ये सैया भाई हैं। यह एक गलतफहमी थी। मुझे लगा कि तुम वो एलियंस हो जिन्हें हम सबक सिखा रहे थे। दुदुंजिया ने सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। उन्हें माफ किया जा सकता है क्योंकि वे गैलेक्टिक गश्ती संगठन द्वारा काम पर रखे गए योद्धा भी थे। यदि प्लेनेट होमशान पर वापस विशेषज्ञों को पता चला कि उन्होंने अपने लोगों को धमकाया था, तो उनके पास निश्चित रूप से अच्छा समय नहीं होगा। तुम हो मुयंग। दुदुंजिया के रवैये में 180 डिग्री के बदलाव से उलझन में थे। उसने सोचा कि एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरे व्यक्ति का रवैया अच्छा था, इसलिए उसने एक पोर्टेबल संचार उपकरण के माध्यम से सार्वजनिक चैनल पर सावधानीपूर्वक पूछा। हा, हम दुदुंजिया युद्ध स्क्वाड्रन हैं। तुम्हें मालूम है, हमने कई साल पहले होमशान ग्रह का दौरा किया था। दुदुंजिया ने जोर से हंसी के साथ जवाब दिया, हालांकि उनके शब्दों में शर्मिंदगी का भाव था। लेकिन मुयंग और अन्य लोग जो उच्च तनाव की स्थिति में थे, वे इससे चूक गए। मुयंग को नहीं पता कि दुदुंजिया कौन था, लेकिन उसके पिता ने थोड़ा सोचा और याद किया कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में कुछ साल पहले ग्रह होमशान का दौरा किया था। वे दुश्मन नहीं हैं। इस बात को महसूस करते हुए कई सैया की अभिव्यक्ति को आराम मिला, जैसे कि उनके दिल से एक विशाल पत्थर उतार दिया गया हो। तो मिस्टर, आप सब क्या कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आगे लोग लड़ रहे हैं। मुयंग अपने पास आया और गंभीर स्वर में पूछा। ओह कुछ नहीं, ये सिर्फ कुछ छोटे लड़के हैं जिनके सिर पर आंखें नहीं हैं। दुदुंजिया ने दिल से हंसते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ से आए हैं। मैं दुदुजिया भाड़े के सैनिकों की मंडली में प्रसिद्ध हूँ, फिर भी वे मुझे जानते भी नहीं हैं। क्या आप आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं? वे कीड़े इतने कमजोर हैं कि वे गिरने से पहले 2 से 3 हिट बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। निमंत्रण देते समय संचार उपकरण के माध्यम से दुदुंजिया की गोंग जैसी आवाज गूंज रही थी। मुयंग और सैयान क्रू ने एक दूसरे को देखा। वे वास्तव में एक नजर रखने में रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, मेरे साथ आओ। दुदुंजिया और हरे बालों वाले सेजिन रास्ते का नेतृत्व करते हैं, जबकि मुयंग और अन्य लोग इसका अनुसरण करते हैं। जल्द ही वे तारों वाले आकाश के एक विस्तार पर पहुंचे और कई क्षतिग्रस्त गोलाकार अंतरिक्ष यानों को चारों ओर तैरते हुए देखा, और उनके खंडित हिस्से बाहरी अंतरिक्ष में तैर रहे थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 185 फ्रीजा के अधीनस्थ इन टूटे हुए गोलाकार अंतरिक्ष यानों को देखने के बाद सैयान के चेहरे अचानक बदल गए। वे इन अंतरिक्ष यानों से बेहद परिचित थे। आखिरकार ग्रह वेगेटा पर उनमें से प्रत्येक के पास एक था। क्या गलत है? क्या आप उन लोगों को जानते हैं? दुदुनिजय का दिल तब धड़क उठा जब उसने सैया के हाव भाव में बदलाव देखा, और वह खुद से बुदबुदाया, जिन लोगों को मैंने सबक सिखाया है उनका सैयों से कोई संबंध नहीं होगा, है ना? मुयंग के पिता ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये गोलाकार अंतरिक्ष यान शायद एक बल से संबंधित हैं जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। श्री दुदुजिया, क्या आप मुझे उन लोगों को देखने के लिए ला सकते हैं? वे सैयान के कट्टर दुश्मन के अधीनस्थ हो सकते हैं। ये ठीक है अगर वे सैया के रिश्तेदार नहीं थे। दुदुजिया मुस्कुराई और कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ। दुदुंजिया अपने स्क्वाड्रन द्वारा पकड़े गए एलियंस को देखने के लिए उनका नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े। एलियंस सभी एक भूरे रंग के युद्ध कवच में कपड़े पहने हुए थे। कवच दोनों कंधों से निकला हुआ था। यह उत्तरी क्षेत्र के फ्रॉस्ट दानव दौड़ के युद्ध कवच के डिजाइन के समान था। पूर्वी क्षेत्र में इसके समान कोई कवच नहीं थे। जब उन्होंने डायनासोर से मिलते जुलते एलियंस को देखा तो मुयंग की काली आंखें नफरत से जल गईं, और उन्होंने ठंडी आवाज में बात की। ये लोग सबसे अधिक संभावना फ्रीजा के अधीनस्थ हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ्रीजा ने अपने पंजे को पूर्वी क्षेत्र तक बढ़ाया होगा। फ्रीजा फोर्स उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित था, जो आकाशगंगा के केंद्र के बहुत करीब था और पूर्वी क्षेत्र से लगभग 1 साल की दूरी पर था। यदि वह पूर्वी क्षेत्र में फ्रॉस्ट दानव दौड़ डिजाइन बैटल आर्मर देख रहा था, तो वे फ्रीजा के अधीनस्थ होने की सबसे अधिक संभावना है। आप फ्रीजा के अधीनस्थ हैं? मुयंग ने आगे बढ़कर धीरे से पूछा। यदि आप जानते हैं कि हम राजा फ्रीजा के लोग हैं, तो समझदार बने और जल्दी से हमें जाने दें। सख्त बातें करते करते वे एलियन थिरकने लगे। जब उन्होंने ऊपर देखा और मुयंग और अन्य लोगों को स्पष्ट रूप से देखा, तो उनके भाव आश्चर्य में बदल गए और उन्होंने अपने दिल में झटका महसूस किया। ये सैया हैं। क्या उन सभी को राजा फ्रीजा द्वारा नष्ट नहीं किया गया था? इन सभी एलियंस के पास 6000 के आसपास बैटल पावर है और वे फ्रीजा के फर्स्ट कॉप के सदस्य थे। उन्होंने उस मिशन में भाग लिया था जिसमें प्लेनेट वेगेटा नष्ट हो गया था।
इसलिए बस एक झलक के साथ उन्हें एहसास हुआ कि ये लोग उनके सामने खड़े सैया थे जिन्हें लंबे समय से नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। ये बुरा है, पूर्वी क्षेत्र में अभी भी सैया रहते हैं। एलियंस का दिल धड़क उठा। चीजें अच्छी नहीं दिख रही थीं। चूंकि वे फ्रीजा के अधीनस्थों के बीच काफी उच्च स्तरीय थे, इसलिए वे आसानी से सुरक्षित रह सकते थे यदि उन्होंने कम प्रोफाइल रखी होती। हालांकि वे उत्तरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होने के आदी थे और जब वे पूर्वी क्षेत्र में पहुंचे तो अपने स्वभाव पर संयम बरतने में विफल रहे। लापरवाही से हत्या करना और जलाना। दुर्भाग्य से वे दुदुंजिया के दस्ते में भाग गए थे और पकड़े गए थे। हे, ऐसा लगता है कि वे वास्तव में फ्रीजा के अधीनस्थ हैं। कई सैयों की हत्या का इरादा इस तरह से फूट पड़ा जैसे उन्होंने अपने शिकार को देख लिया हो। दुदुजिया ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, वे फ्रीजा के अधीनस्थ हैं? आकाशगंगा में फ्रॉस्ट दानव जाति की प्रतिष्ठा काफी शानदार थी। दुदुजिया, जो भाड़े के सकल से थे, ने भी फ्रीजा का नाम सुना था। हाँ, वे फ्रीजा के अधीनस्थ हैं। रुको, क्योंकि तुम राजा फ्रीजा का नाम जानते हो, तो जल्दी से हमें जाने दो, अन्यथा राजा फ्रीजा तुम्हें जाने नहीं देगा। उनकी आंखें घूम रही थीं। फर्स्ट कॉप एलियंस चिल्लाए, ऐसा लगता है कि उन्हें अपना आत्मविश्वास मिल गया है। हाँ, राजा फ्रीजा का नाम उनकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए पर्याप्त है। जब उन्होंने देखा कि दुदुंजिया की अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया है, तो उन्हें विश्वास था कि उन्हें भरोसा करने के लिए कुछ मिल गया है। इस समय राजा फ्रीजा का नाम चिल्लाते हुए वे निश्चित रूप से अपनी जान बचा सकते थे। कम से कम वे निश्चित थे कि यह लंबा और बुरा आदमी उनके खिलाफ उतावलेपन से कार्य करने की हिम्मत नहीं करेगा। शोर। उन्होंने नहीं सोचा था कि दुदुंजिया अचानक उनके चेहरे पर थप्पड़ मार देगा। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। अचानक हिट होने से एलियंस उलझन में पड़ गए। क्या चल रहा है? क्या ये लंबा और बुरा आदमी शक्तिशाली राजा फ्रीजा से नहीं डरता था? वह उन्हें कैसे मार सकता है? उन्हें नहीं पता था कि वे फ्रीजा का उल्लेख किए बिना बेहतर थे। जिस क्षण उन्होंने ऐसा किया, दुदुंजिया और भी क्रोधित हो गया। आखिरकार ये पूर्वी क्षेत्र था। फ्रीजा का प्रभाव उत्तरी क्षेत्र में कुछ हद तक प्रभावी होता, लेकिन ये पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा नहीं था। उसे डराने की कोशिश करने के लिए फ्रीजा के नाम का उपयोग करना। बस उन्हें क्या लगता था कि दुदुंजिया कौन है? लंबे और बुरे आदमी। दुदुंजिया में भी हिंसक स्वभाव था। वह एलियंस की ओर चला गया और अपने दिल में नाराजगी को दूर करते हुए बेरहमी से उन्हें पीटा। चूंकि उनकी तुम सैयों से दुश्मनी है, इसलिए मैं उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा। दुदुंजिया मुस्कुराई और मुयंग और अन्य लोगों से कहा। उन्होंने अपने दस्ते के सदस्यों को एलियंस के हाथ और पैर तोड़ने का इशारा करने के लिए अपना हाथ हिलाया और फिर उन्हें मुयंग और अन्य लोगों को सौंप दिया। दुदुनिया ने महसूस किया कि इन एलियंस का उपयोग करके ग्रह होंगशान के साथ संबंध बनाना इसके लायक था। धन्यवाद। मुयंग के पिता ने टीम की ओर से ईमानदारी से उन्हें धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने होई पोई कैप्सूल निकाला, इसे एक चांदी ग्रे अंतरिक्ष यान में बदल दिया और फर्स्ट कॉप के एलियंस को अंदर बंद कर दिया। इन बंधकों को होंगशान ग्रह में ले जाया जाएगा। सब ठीक है। मैं दुदुजिया चरित्र का व्यक्ति हूँ। दुदुंजिया ने हाथ हिलाकर मुयंग और अन्य को विदाई दी। इसके बाद तुरंत अपनी टीम के बाकी सदस्यों के साथ रवाना हो गए। जैक, अफुडे, सेजिन, वीस। दुदुंजिया के जाने के बाद मुयंग के पिता ने कहा, हमें भी जल्दी से वापस आना चाहिए और प्लेनेट होंगशान के प्रशासन कार्यालय को सूचित करना चाहिए और उन्हें तैयारी करनी चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फ्रीजा अपने पंजे को पूर्वी क्षेत्र में भी बढ़ाएगा। हाँ, इस समय दूर उत्तरी क्षेत्र में फ्रीजा का मुख्यालय मुयंग और अन्य लोगों द्वारा पकड़े जाने के बाद फर्स्ट कॉप के सदस्यों के साथ संचार खो गया था। इस बार पूर्वी क्षेत्र के बल का विस्तार करने के लिए फ्रीजा ने फर्स्ट कॉप से 100 से अधिक एलियंस को पूर्वी क्षेत्र में भेजा था, लेकिन उन 10 एलियंस को छोड़कर जिन्हें मुयंग ने पकड़ लिया था, उनमें से बड़ी संख्या भाग्यशाली नहीं थी और कुछ बड़े बलों के मुख्यालय में भाग गई जिन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया। पूर्वी क्षेत्र में केवल कुछ बिखरे हुए लोग इधर उधर भटकते रह गए थे। राजा फ्रीजा, हमने फर्स्ट कॉप के अधिकांश सदस्यों के साथ संपर्क खो दिया है जिन्हें पूर्वी क्षेत्र में भेजा गया था। डोडोरिया का रंग कुछ बदसूरत था। क्रैश। हाथ से शराब के गिलास के टूटने की आवाज सुनाई दी और एक रक्त लाल तरल जमीन पर फैल गया। फ्रीजा चिल्लाया और उसके शरीर से एक घुटन भरी ठंडी आभा निकली जो आभा तरंगों में इकट्ठा हुई और सभी दिशाओं में फैल गई। एक दमनकारी डोमेन का निर्माण किया। बहुत समय बाद उन्होंने अपनी आभा को नियंत्रित किया। स्नॉट, मिस्टर डोडोरिया, ऐसा लगता है कि यह पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ने का समय नहीं है ना? फ्रीजा का चेहरा ठंडा था और बहुत विनम्रता से बोल रहा था, लेकिन डोडोरिया जानता था कि इस समय राजा फ्रीजा निश्चित रूप से अपने दिल में क्रोधित था। यदि वह पूर्वी क्षेत्र में स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम नहीं था, तो वह निश्चित रूप से वहां सैनिकों को नहीं भेज सकता है। वैसे क्या उन मृत अच्छे कुछ भी नहीं ने कोई उपयोगी जानकारी वापस नहीं भेजी? फ्रीजा इत्मीनान से चला गया। डोडोरिया ने निगल लिया और अजीब तरह से हंसने लगा। फर्स्ट कॉप के लोगों को पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश करते ही कुछ रहस्यमय विशेषज्ञों ने मार डाला, इसलिए बेकार
स्वाभाविक रूप से एलियंस जो फर्स्ट कॉप में शामिल होने में सक्षम थे, बेकार नहीं थे, हालांकि उन्हें इतनी जल्दी पूरी तरह से मिटा दिया गया था। इससे स्पष्ट हो गया कि ईस्ट एरिया की सेनाएं बहुत शक्तिशाली थीं, या फर्स्ट कॉप एलियंस दुर्भाग्यपूर्ण थे और अपने कार्यों में बेलगाम थे। वास्तव में फ्रीजा यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस से ईस्ट एरिया की ठोस स्थिति के बारे में पूछताछ कर सकता था, लेकिन उसे एक बड़ी कीमत चुकानी होगी, जिसे कुछ ग्रहों को जीतने के बिना पूरी तरह से ऑफसेट नहीं किया जा सकता था। इसे भूल जाओ, पूर्वी क्षेत्र को जीतने की बात को किनारे पर रखो और एक बार फिर स्थिति का पता लगाने के लिए किसी को भेजें। लेकिन इस बार एक विशेषज्ञ भेजना याद रखें। फ्रीजा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हाँ राजा। फ्रीजा डोडोरिया कांप उठा और उसके सिर पर पसीना पोंछ दिया। इस बार उन्हें ठीक से निगरानी करनी थी। 10,000 से ऊपर की युद्ध शक्ति वाले किसी व्यक्ति को भेजना सबसे अच्छा था, अन्यथा यदि कोई और दुर्घटना होती है तो वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। राजा फ्रीजा, कुछ समय पहले सर कूलर की तरफ से कोई था जो गुप्त रूप से महामहिम के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करता था, और प्लेनेट स्लग के उस आदमी ने भी यहाँ अपना जाल फैला दिया है। डोडोरिया ने रिपोर्ट की। ओह, कूलर की तरफ क्या हलचल है? novelUSB.com। बहुत कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि वे केवल एक निश्चित ग्रह की तलाश में हैं और जल्द ही वापस चले जाएंगे। हालांकि प्लेनेट स्लग का वह बूढ़ा आदमी साहसी बन रहा है। फ्रीजा ने सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ दूर से देखा, लेकिन मुस्कान नहीं, चुमकी। सब कुछ ठीक है, इसे भूल जाओ। उस कूलर आदमी ने पिता के आदेशों के खिलाफ जाने की हिम्मत भी की। ये राजा अंततः उसे बताएगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। उस बूढ़े आदमी स्लग के लिए मुझे नहीं लगता कि उसके पास जीने के लिए कई दिन बचे हैं। फ्रीजा को नहीं पता कि नामेकियों के पास स्लग जैसे एक अलग तरह के लोग क्यों हैं, लेकिन वह जानता था कि इतने सालों तक जीने के बाद नामकेकियन का जीवनकाल जल्दी से समाप्त हो जाना चाहिए। जेज, वे सभी कमजोर नस्लें हैं। वे मेरी महान फ्रॉस्ट दानव जाति के बराबर कैसे हो सकते हैं? फ्रीजा ने खुशी से सोचा। यदि कोई तुलना नहीं थी तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई तुलना नहीं थी तो कोई श्रेष्ठता नहीं होगी। हर बार जब वह उन जातियों को जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए देखता है तो वह बहुत खुश महसूस करता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 186। तीनों पक्ष बाहर जा रहे हैं। ग्रह होंगशान मिशन प्रशासन कार्यालय। मुयंग और अन्य लोगों से रिपोर्ट मिलने के बाद से प्रशासन कार्यालय में उथल पुथल की स्थिति थी। भले ही फीदेया लोग फ्रीजा से नफरत करते हैं क्योंकि जरबोन ने उनके घर की दुनिया पर हमला किया था, वे फ्रीजा की भयावहता को नहीं समझते हैं। हालांकि सयन अलग थे। उन्होंने उस आतंक और दर्द का गहराई से अनुभव किया था जो फ्रीजा ने लाया था जब उसने अपनी जाति के लोगों को मार डाला था। इसके लिए जब फ्रीजा के अधीनस्थों की उपस्थिति की खबर फैली तो हर सयन ने सोचा कि फ्रीजा पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। इस खबर ने सयान को आश्चर्यचकित कर दिया, जो उस लड़ाई से बच गए थे जिसके परिणामस्वरूप ग्रह वेगेटा का विनाश हुआ था, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाली नफरत की आग उनके दिलों में जल रही थी। फ्रिजा, जिसे सयन एक बुरे सपने जैसा अस्तित्व मानते थे, हमेशा उनके गले में एक कांटा फंसा हुआ था। उनकी नफरत कभी हल नहीं होगी जब तक कि वे फ्रीजा की दौड़ को पूरी तरह से नष्ट नहीं करते। हालांकि फ्रीजा बहुत मजबूत था। सैया अपनी वर्तमान ताकत के साथ उस पर अपना प्रतिशोध नहीं कर सकते थे। इसलिए जो फर्स्ट कॉप के सदस्य पकड़े गए थे वे बलि का बकरा बन गए, जिनका इस्तेमाल सैया अपनी नफरत निकालने के लिए करते थे। कोई केवल उस दुखद अंत की कल्पना कर सकता था जो उनका इंतजार कर रहा था। ... प्लेनेट बहट ईस्ट एरिया के करीब एक स्थान पर 1 साल से अधिक समय तक नौकायन करने के बाद आर्मर्ड स्क्वाड्रन के सदस्य मैडिक्स और ड्यूक धीरे धीरे अपने गंतव्य प्लेनेट बहट पर बंद हो गए। बीप। अंतरिक्ष यान का केंद्रीय कंप्यूटर लगातार खराब हो गया। लक्ष्य तक पहुंचने वाला है। प्लेनेट बेहट। आगमन का अनुमानित समय 3 दिन है। लक्ष्य तक पहुंचने वाला है। प्लेनेट बेहट। आगमन का अनुमानित समय 3 दिन है। जैसे जैसे बीपिंग की आवाजें जारी रहीं, दोनों बख्तरबंद स्क्वाड्रन सदस्य मैडिक्स और ड्यूक अपने हाइबरनेशन से जाग गए और अपने शरीर के चारों ओर घूमने से पहले खड़े हो गए, जिससे चरमराने वाली आवाजें आईं। अरे, जल्द ही हम ग्रह बहट पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि 1 साल से अधिक समय तक हाइबरनेशन में रहने के बाद मेरी हड्डियां जंग खा गई हैं। मैडिक्स ने अपनी कलाइयों का अभ्यास किया और ड्यूक से कहा, मैडिक्स, कैप्टन आयोलोस से संपर्क करें और उनकी तरफ की स्थिति के बारे में पूछताछ करें। ड्यूक ने अपनी छिपकली जैसी जीभ से अपने होंठ को चाटते हुए कहा। कैप्टन आयोलोस प्लेनेट डोंडके में गए थे, जो प्लेनेट बहट की तुलना में बहुत करीब था। इसलिए उसे पहले से ही प्लेनेट डोंडके से कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। मैडिक्स ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं अब उससे पूछूंगा। ठीक है। बीप बीप। कॉल कनेक्ट हो गया और मैडिक्स जल्दी से आयोलोस के संपर्क में आ गया। मैडिक्स के लटकने के बाद उसकी आंखों ने एक उग्र चमक प्रकट की। कैप्टन आयोलोस ने मुझे सूचित किया कि उन्हें ग्रह डोंडके या उत्तरी क्षेत्र में अन्य 2 ग्रहों पर ट्री ऑफ पराक्रम का कोई निशान नहीं मिला। तो ट्री ऑफ पराक्रम ग्रह बहट पर सबसे अधिक संभावना है।
ड्यूक ने निगल लिया, उसकी आंखें चमक रही थीं। पराक्रम का पेड़ एक बहुत ही जादुई पौधा है। इसे एक प्रकार का दिव्य पौधा कहा जाता है। इसलिए आमतौर पर दो पेड़ों के लिए एक साथ दिखाई देना असंभव है। ट्री ऑफ पराक्रम के ग्रह बहट पर स्थित होने की संभावना बहुत बढ़ गई थी क्योंकि यह ग्रह डोम के और अन्य दो ग्रहों पर नहीं था। जल्दी करो, अंतरिक्ष यान को पूरी गति से आगे बढ़ने दें। मैं प्लेनेट बेहट में आने का इंतजार नहीं कर सकता। यह महसूस करते हुए कि उसकी जीभ सूखी थी, ड्यूक ने एक गिलास पानी से अपनी प्यास बुझाई। पराक्रम के पेड़ को खोजना एक बड़ी उपलब्धि होगी। वह इंतजार नहीं कर सका। ठीक है, अंतरिक्ष यान, पूरी गति से आगे बढ़ें। जैसे ही वह बोला, अंधेरे शून्य में प्रकाश की एक किरण चमक उठी। छोटा अंतरिक्ष यान तेजी से उल्का की तरह तारों वाले आकाश के माध्यम से घूमता है। 3 दिन बाद आमद स्क्वाड्रन का अंतरिक्ष यान आकाशगंगा के पास पहुंचा जहां प्लेनेट बहट स्थित था। novelUSB.com आकाशगंगा अभी भी युवा थी जो अंतहीन प्रतिभा और गर्मी से जल रही थी, जो दूर के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित पीले भूरे रंग के ग्रह का पोषण कर रही थी। देखो, वह क्या है? जब अंतरिक्ष यान ग्रह बहट के पास पहुंचा, तो मैडिक्स ने अचानक एक छतरी जैसी वस्तु की ओर इशारा किया जो ग्रह के किनारे से बाहर निकल रही थी। यह एक विशाल पौधा था। बाहरी अंतरिक्ष से भी विशालकाय पेड़ को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसका तना बेहद मजबूत दिखता था और सभी दिशाओं में फैली कई टेढ़ी शाखाएं थीं। जमीन के नीचे इसकी मजबूत जड़ें ग्रह की पपड़ी में व्याप्त थीं, जो पूरे ग्रह की जीवन शक्ति को अवशोषित करती थीं। जो ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त हुआ करता था, वह अब पीले भूरे रंग का हो गया था और इसकी भूमि का बड़ा विस्तार रेगिस्तान में बदल गया था। एक बार जब पेड़ के फल पक गए, तो ग्रह कई सौ वर्षों के भीतर पूरी तरह से बंजर हो जाएगा, धीरे धीरे एक मृत ग्रह में बदल जाएगा। हाँ, ये शक्ति का पेड़ होना चाहिए। मैडिक्स और ड्यूक ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में जलती हुई उत्तेजना देखी। हालांकि उन्होंने पहले ट्री ऑफ पॉर्चर नहीं देखा था, लेकिन ये दस्तावेजों में पेड़ के विवरण को फिट करता है। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे प्लेनेट बहट के पास पहुंचा और जल्दी से इसके वायुमंडल से गुजर गया। चूंकि ट्री ऑफ पराक्रम यहाँ बढ़ रहा था, इसलिए ग्रह का वातावरण पतला हो गया है। जैसे ही वे ट्री ऑफ माइट के पास पहुंचे, ये तेजी से बड़ा हो गया, जिससे वे इसके आकार पर आश्चर्य में सांस लेने लगे। इसकी विशाल शाखाओं ने आकाश को धुंधला कर दिया, जैसे कि वे घने बादल हों जो जमीन को सूरज की रोशनी से वंचित करते थे। शाखाओं और पत्तियों के बीच चौराहे पर एक मुट्ठी के आकार के नारंगी फल लटकाए जाते हैं। फल अभी भी पका नहीं था। जल्दी करो, किंग कूलर से संपर्क करें। हमें बहट ग्रह पर पराक्रम का पेड़ और उसके फल मिले हैं। हाँ, उत्तरी क्षेत्र के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में एक संदेश दिया गया था, जिसने पूरे कूलर के महल को उत्साह से देखा। एक बैंगनी एलियन जल्दी से महल में भाग गया और कूलर के सामने घुटने टेक दिए। किंग कूलर, सर मैडिक्स और बख्तरबंद स्क्वाड्रन के सर ड्यूक ने ग्रह बहट पर शक्ति का पेड़ पाया है। वाह! कूलर अचानक अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। उसका बलुआ पत्थर कवच एक चमकदार सफेद रोशनी से चमक रहा था। कूलर दिल से हंसे और उनकी स्पष्ट आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। अच्छा, अंतरिक्ष यान को तुरंत तैयार करें। ये राजा व्यक्तिगत रूप से ग्रह बहट जाएगा। कूलर ने अपना हाथ हिलाया और एलियंस को अपनी तरफ करने का आदेश दिया। ओह, वैसे उन दोनों को शक्ति के पेड़ की ठीक से रक्षा करने के लिए कहो। अगर कोई परेशानी करता है, तो उन्हें बिना किसी दया के उन सभी को मार देना चाहिए। उनके ऐसा करने के बाद मैं उन्हें पराक्रम के वृक्ष के कुछ फलों से पुरस्कृत कर सकता हूँ। इसके अलावा इस जानकारी को प्रतिबंधित करें और सुनिश्चित करें कि ट्री ऑफ फोर्स से संबंधित कुछ भी लीक न हो, अन्यथा दया न दिखाने के लिए इस राजा को दोष न दें। किंग कूलर ने इस खतरे पर जोर देना आवश्यक पाया क्योंकि जानकारी मई के फल के पेड़ से संबंधित है। हाँ, सभी ने डर से कांपते हुए तुरंत काम किया। जल्द ही अंतरिक्ष यान तैयार हो गया और पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गया। ग्रह स्लग। कूलर के अंतरिक्ष यान पर रवाना होने के तुरंत बाद कूलर के मुख्यालय की बारीकी से निगरानी कर रहे एलियन ने तुरंत जानकारी दी। स्लग ने जानकारी अपने हाथों में पकड़ ली और पागलों की तरह हंसने लगा। हा हा हा, शक्ति का पेड़ आखिरकार मिल गया है। हे वाह कूलर, आपने नहीं सोचा होगा कि मैंने किसी को आपकी निगरानी के लिए भेजा है। जो अंततः पराक्रम के फल का वृक्ष प्राप्त करता है, वह निश्चित रूप से मैं ही हूँ। यह एक पौराणिक फल है जो एक पूरे ग्रह की जीवन शक्ति से बना है। इसे खाने के बाद मैं निश्चित रूप से जवान हो सकता हूँ। जब तक मेरे पास पर्याप्त रूप से लंबा जीवन है, फ्रॉस्ट दानव जाति निश्चित रूप से किसी दिन मेरे हाथों से मर जाएगी। स्लग ने आत्मविश्वास से भरे हुए सोचा। फिर उन्होंने पूर्वी क्षेत्र की ओर मार्च करने का आदेश दिया। ग्रह स्लैग पूर्वी क्षेत्र के करीब था, इसलिए वह निश्चित रूप से कूलर से पहले पहुंच सकता था। वहीं नॉर्थ एरिया के पूर्वी हिस्से में सभी जानकारी एकत्र की गई थी और किंग कोल्ड की मेज के ऊपर रखी गई थी। जैसे ही किंग कोल्ड ने रिपोर्ट पढ़ी, उसकी लाल पुतलियां ठंडी रोशनी से चमक उठी और उसके बैंगनी होंठ एक क्रूर अभिव्यक्ति का खुलासा करते हुए घुंघराले हो गए।
ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 187 सयान टुल्लेस मैडिक्स और ड्यूक जो ग्रह बहट पर थे, उन्हें पता नहीं था कि ट्री ऑफ फोर्स और इसके फल की उनकी खोज के बारे में जानकारी, जिसे उन्होंने कूलर को भेजा था, ने पूरे उत्तरी क्षेत्र की सेना को हलचल मचा दी थी। जबकि वे खुश महसूस कर रहे थे कि उन्होंने एक उत्कृष्ट सेवा का प्रदर्शन किया था और कल्पना कर रहे थे कि उन्हें किन कूलर से अतिरिक्त क्रेडिट कब मिलेगा। किन कूलर ने अभी अभी एक संदेश भेजा था, जिसमें एक आदेश था जिसमें उन्हें ट्री ऑफ पराक्रम की ठीक से रक्षा करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार निर्देश प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि ट्री ऑफ माइट के अस्तित्व के बारे में जानकारी हमेशा के लिए बोतलबंद नहीं रह सकती है, और यह निश्चित रूप से आसपास के स्टारफील्ड्स का ध्यान आकर्षित करेगी। फल पकने वाला था, और अगर यह किन कूलर के आने से पहले चोरी हो जाता है, तो वे निश्चित रूप से दोष लेंगे। novelUSB.com जब कूलर की गुस्से भरी उपस्थिति उनके दिमाग में आती है, तो वे कांप जाते हैं। अगर वे सावधान नहीं थे, तो वे अपना जीवन खो देंगे। इसलिए वे युद्ध की तैयारी की स्थिति में रहे और सावधानीपूर्वक शक्ति के पेड़ की रक्षा की। हालांकि शक्ति का पेड़ बहुत बड़ा था, इसलिए वे संभवतः इसके हर नुक्कड़ और कोने पर नजर नहीं रख सकते थे। सौभाग्य से, हालांकि ग्रह बहट रहने के लिए उपयुक्त था, ग्रह पर कोई सभ्यता नहीं थी। मई के फल का पेड़ अभी तक पका नहीं है, हालांकि किन कूलर के आने तक ये पकने के करीब होना चाहिए। ऐसा लगता है कि देवता भी राजा कूलर की सहायता कर रहे हैं। मैडिक्स हंसे, क्योंकि वह बिना पके फल को देख रहा था। ये सच है, जब वह समय आता है, तो राजा कूलर पूरे उत्तरी क्षेत्र का शासक बन जाएगा, और उसने ये भी वादा किया है कि जब ये सब हो जाएगा तो वह हमें कुछ फलों से पुरस्कृत करेगा। ड्यूक ने अपने होंठ चाटे और उसकी पीली, सुनहरी, खड़ी जानवर जैसी पुतलियां झिलमिला उठीं। पराक्रम के वृक्ष पर लगे अनेक फल उनकी पहुंच में थे। हालांकि किन कूलर की ताकत ने उन्हें आधा कदम आगे बढ़ने के किसी भी विचार को छोड़ने के लिए मजबूर किया। अपनी सीमाओं को पार करना तो दूर की बात है, अचानक उनके कानों के बगल में ग्लास मोनोकल टाइप डिटेक्टर ने बीपिंग की आवाजें निकालना शुरू कर दिया, जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। चौंक कर मैडिक्स ने आश्चर्य से कहा, अजीब, एनर्जी डिटेक्टर ने अचानक बीपिंग क्यों शुरू कर दी? क्या ग्रह बहट पर अभी भी अन्य जीवित प्राणी हो सकते हैं? रुको, मुझे देखने दो। ड्यूक ने अपने कान के बगल में ऊर्जा डिटेक्टर पर टैप किया। ये बीप हुआ, और ऊर्जा स्रोत को उजागर करने वाले डेटा की एक श्रृंखला अचानक लेंस पर दिखाई दी। वाह, वास्तव में प्लेनेट बहट पर एक छोटा सा माउस छिपा हुआ है। थोड़ी देर बाद ड्यूक उदासीन रूप से मुस्कुराया। उन्होंने एक दिशा में इशारा किया और सूचित किया, ऊर्जा स्रोत में 17,000 के करीब बैटल पावर है, और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ओह, रोचक, यह युद्ध शक्ति, ऐसा लगता है कि हमारे पास एक विशेषज्ञ है। मैडिक्स ने प्रशंसा के संकेत के साथ कहा, ऐसा होता है कि मेरे हाथ और पैर कुछ हद तक जंग हो गए हैं। मुझे उस छोटे चूहे को खत्म करने दो। जैसा तुम चाहो। ड्यूक ने कंधे उचकाए। मैडिक्स को वह सब करने दिया जो वह चाहता है। 17,000 की दयनीय युद्ध शक्ति वास्तव में उसे दिलचस्पी नहीं देती है। अच्छा, ड्यूक की सहमति मिलते ही मैडिक्स दिल से हंसने लगा। उसने ड्यूक की ओर सिर हिलाया और उस छिपे हुए छोटे माउस की दिशा में शूट करने से पहले आकाश में चढ़ गया। पलक झपकते ही वह क्षितिज में गायब हो गया था। ड्यूक ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया और ट्री ऑफ पॉवर की एक विशाल शाखा के ऊपर एक आरामदायक स्थिति पाई। वह लेटने के लिए आगे बढ़ा और सोने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार अकेले मैडिक्स 17,000 युद्ध शक्ति रखने वाली उस महत्वहीन छोटी चीज को आसानी से संभाल सकता था। इसी समय उनकी स्थिति से 40 किलोमीटर से अधिक पूर्व में ट्री ऑफ मास्ट की विशाल शाखाओं ने यहाँ सूर्य और आकाश को भी मिटा दिया। मोटी पत्तियों ने एक विशाल फहराई हुई छतरी को फिर से जोड़ दिया, प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। सूरज की रोशनी गुजर नहीं सकती थी, जिससे नीचे का हिस्सा अंधेरा और ठंडा दिखाई देता था। हालांकि मैडिक्स के ऊर्जा डिटेक्टर पर ऊर्जा स्रोत लगातार झिलमिला रहा था, जो बहुत उज्ज्वल था। जल्द ही मैडिक्स ने एक विशाल शाखा के बीच में अपना लक्ष्य पाया। हा, इसलिए वह यहाँ छिपा हुआ था। इस अंकल को इसे खोजने में देर नहीं लगी। बोलने के बाद मैडिक्स लक्ष्य की ओर झुका। मैडिक्स के कठोर चिल्लाने से पेड़ की शाखा पर सो रहे व्यक्ति को झटका लगा। जब उस व्यक्ति ने अचानक प्रकट हुए मैडिक्स को देखा, तो उसका रंग बदल गया, और उसने सतर्कता के साथ पूछा, तुम कौन हो? यह अंकल टल्स का क्षेत्र है। यदि आप अपनी जगह जानते हैं, तो जल्दी से चले जाएं। टल्स ने कई वर्षों तक ट्री ऑफ फोर्स के बगल में निगरानी रखी थी। हालांकि ये देखते हुए कि जब फल पकने वाला था, तो एक परेशानी पैदा करने वाला अचानक बाहर निकल आया था। टल्स अभिव्यक्ति काफी भद्दा थी। हालांकि इस पर ध्यान से विचार करने के बाद उन्होंने अभी भी अपने शब्दों में कुछ छूट छोड़ दी। ओह, आप वास्तव में बड़ी बात कर सकते हैं। मैडिक्स सिर्फ ताना मारने वाला था। हालांकि दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति पर एक स्पष्ट नजर डालने के बाद वह आश्चर्यचकित था। अरे, आप केवल एक छोटे से साथी हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप अंकल टल्स को नीचा दिखाने की हिम्मत करते हैं। टल्स तुरंत मैडिक्स के शब्दों से क्रोधित हो गया।
प्रारंभ में वह अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहता था, लेकिन उसका दिल अब बारूद की तरह जल गया। वह गुस्से में था। मैडिक्स ने दिलचस्पी के साथ देखा, जैसे कि एक जोकर के अनाड़ी प्रदर्शन को देख रहा हो। ऊपर से नीचे देखकर और अपने समूह के भीतर सब कुछ होने की भावना ने हमेशा मैडिक्स को अनंत मात्रा में आनंद दिया, जिससे वह काफी नशे में महसूस कर रहा था। अया, आप अप्रत्याशित रूप से एक सैया हैं। क्या उन सभी को नष्ट नहीं किया गया था? ऐसा लगता है कि एक मछली जाल के माध्यम से फिसलने में कामयाब रही। टल्स के पीछे भूरे रंग की पूंछ को देखने के बाद मैडिक्स जोर से हंसे। एक सयान की युद्ध शक्ति वास्तव में 17,000 तक पहुंच सकती है। हे, ऐसा लगता है कि तुमने निश्चित रूप से पराक्रम के पेड़ से फल खाए हैं। हंसो, ये चाचा प्लेनेट वेगेटा के उन सैया के समान नहीं है। वह बेकार आदमी, राजा वेगेटा, ये चाचा पहले ही उससे आगे निकल चुका है। कछुओं ने गर्व के साथ घोषणा की। टल्स खुद से बहुत खुश था। राजा वेगेटा उसका मैच कैसे हो सकता है? सौभाग्य से टल्स के लिए वह ग्रह वेगेटा पर नहीं था जब यह नष्ट हो गया था। इस प्रकार आपदा से बचना। बाद में फ्रीजा ने किसी भी जीवित सयन को नष्ट करने के लिए अपने अधीनस्थों को तैनात किया, लेकिन विभिन्न संयोगों के कारण कछुए जाल के माध्यम से भागने में सक्षम थे। इसके बाद वह भटककर पूर्वी क्षेत्र में चला गया। उस समय एक निम्न स्तरीय योद्धा के रूप में टल्स खुद को बचाने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने किसी का ध्यान आकर्षित करने के डर से बेहद सावधानी से काम किया। एक दिन तक टल्स को एक निर्जन ग्रह पर पराक्रम के जादुई पेड़ का फल मिला। फल खाने के बाद उसकी ताकत आसमान छूने लगी। प्रारंभ में उनकी युद्ध शक्ति जो 1000 भी नहीं थी, धीरे धीरे बढ़कर आश्चर्यजनक 3000 हो गई। इससे वह खुश महसूस कर रहा था। 3000 की युद्ध शक्ति के साथ टल्स मध्य स्तरीय योद्धा के मध्य के करीब था। उन्होंने महसूस किया कि अगर वह इन फलों में से अधिक प्राप्त कर सकते हैं तो वह एक उच्च स्तरीय योद्धा या यहाँ तक कि एक अधिक शक्तिशाली अस्तित्व बन सकता है। उस समय क्या सफलता स्वाभाविक रूप से नहीं आएगी? फिर वह पराक्रम के पेड़ के बीज लाया और सावधानी पूर्वक खुद को अपेक्षाकृत दूरस्थ ग्रह बहट पर छिपा दिया और बीज लगाए। जब पेड़ बड़ा हुआ और फल पैदा हुआ तो टल्स 1 दर्जन से अधिक पके हुए फलों का उपभोग करने में सक्षम था, जिससे उसकी युद्ध शक्ति 17,000 तक बढ़ गई। वह शानदार ढंग से एक साधारण मध्य स्तरीय योद्धा से एक ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा में बदल गया। इस बिंदु पर उनके दिल में निष्क्रिय महत्वाकांक्षाएं प्रज्वलित थीं। पकने वाले असंख्य फलों को देखते हुए टल्स ने उस दिन के बारे में कल्पना करना शुरू कर दिया जब वह ब्रह्मांड का सम्राट बन गया था। अप्रत्याशित रूप से अन्य एलियंस अब प्लेनेट बहट में आ गए थे और टल्स को एहसास हुआ कि चीजें अच्छी नहीं दिख रही थीं। उसे मार डालो ताकि शक्ति का पेड़ एक रहस्य बना रहे। जब तक ये फल पकते हैं तब तक ये चाचा ब्रह्मांड पर हावी हो सकता है। टल्स ने अपने दिल में फैसला किया और तुरंत ऊपरी हाथ हासिल करने की उम्मीद में पहले हमला किया। हालांकि टल्स को पता नहीं था कि उनका प्रतिद्वंद्वी कूलर के बख्तरबंद स्क्वाड्रन का सदस्य था। अगर उनके प्रतिद्वंद्वी को कूल द्वारा चुना जा सकता है तो वह निश्चित रूप से कोई साधारण नहीं हो सकता है। मैडिक्स की युद्ध शक्ति 130,000 तक पहुंच गई थी। यह उसे हर चीज को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त था, जिसमें सयान बंदर भी शामिल था जो उसे धमकी भरे इशारे कर रहा था। ओह, तुम हमला करने की हिम्मत भी करते हो? मैडिक्स आश्चर्यचकित लग रहा था क्योंकि वह हल्के से हिल रहा था, बस टल्स के हर हमले को चकमा दे रहा था। उन्होंने कहा, इन हमलों की ताकत वास्तव में केवल 17,000 है। यह मेरे शरीर पर खुजली को खरोंचने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मैडिक्स ने टल्स पर व्यंग्य किया, कुछ हद तक पछतावा महसूस किया। अचानक उसने अपनी बांह बढ़ाई और टल्स की मुट्ठी पकड़ ली। क्या? टल्स चौंक गया और सहज रूप से अपने दिल में पूर्वाभास की भावना महसूस की। उसके पूरे शरीर के छिद्र कसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मैडिक्स ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली में ताकत डाली जिसने टल्स की मुट्ठी पकड़ रखी थी। कच हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी और टल्स ने एक दिल दहला देने वाली चीख दी। वह थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाया और अपने घुटनों पर गिर गया। मैडिक्स ने जल्दी से नीचे देखा और निराशा से भरी ये सैया मुझ पर एक हिट भी नहीं कर सका। वह मुश्किल से गर्म हुआ था, फिर भी सयान बंदर पहले से ही नीचे था। ये सैया बेकार जंगली बंदर। उन्होंने ये दावा करने की भी हिम्मत की कि वे एक फाइटिंग रेस हैं। वास्तव में बहुत शर्मनाक। बेटा, आज्ञाकारी रूप से अपनी मृत्यु स्वीकार करो। सर, मैडिक्स पहले ही आपके साथ खेलकर थक चुके हैं। मैडिक्स ने टल्स को एक नजर छोड़े बिना कहा और अपने हाथ में एक क्रिम्सन ऊर्जा लहर को संघनित करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, टल्स के विद्यार्थियों को अचानक संकुचन हुआ। उसने अभी तक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं किया था और अभी भी शक्ति के पेड़ पर कई फल थे जिन्हें उसने नहीं खाया था। वह इस तरह नहीं मर सकता था। उसने अपना सिर उठाया और कच्चे फलों को देखा। उसका हृदय अनिच्छा से भर गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 188 स्यूडो सुपर सैया गड़गड़ाहट। क्रिम्सन ऊर्जा लहर एक शानदार गर्जना के साथ जमीन से टकराई और टल्स के बहुत करीब एक भयानक आग भड़क उठी। इसके तुरंत बाद एक भयंकर तूफान आया
जो अपने भीतर तेज और भयंकर हवा के ब्लेड का एक झोंका ले गया, जिसके कारण कच्चे फल बेतहाशा बह गए। उग्र हवाओं के थमने के बाद धुआं धीरे धीरे फैल गया, केवल एक डूबी हुई भूमि और एक जली हुई लाश को पीछे छोड़ दिया। मैडिक्स जोर से हंसे और सोचा, ये सिर्फ एक छोटे बंदर को मार रहा था, सच में बोरिंग। फिर वह बह गया और ड्यूक की स्थिति में वापस उड़ गया। ... कैसा लगा? क्या उस छोटे चूहे को मार दिया गया है? ड्यूक, जो एक पेड़ की शाखा पर लेटा हुआ था और आराम कर रहा था, ने अपनी आंखें खोली और लापरवाही से मैडिक्स से पूछा, जो अभी लौटा था। मैडिक्स ने अपने कान के बगल में डिटेक्टर को टैप किया और ड्यूक के बगल में उतरा। ये सिर्फ एक छोटा लड़का था जिसके पास 20,000 से कम बैटल पावर थी। उसे सिर्फ 2-3 सेकंड में खत्म कर दिया। क्या आप जानते हैं कि वह आदमी कौन था? ये वास्तव में एक सैयान था। सैयान? नामुमकिन। एक सैयान के पास इतनी उच्च युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? ड्यूक मैडिक्स के शब्दों पर अविश्वास में फंस गया। अतीत में वेगेटा ग्रह पर सबसे मजबूत सैयान के पास केवल 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति थी। वास्तव में मजबूत विशेषज्ञों की नज़र में उनकी दौड़ को केवल बुरा नहीं माना जाएगा और उन्हें निश्चित रूप से विशेषज्ञों के रूप में नहीं गिना जाएगा। ये वास्तव में एक सैयान था। यह एक मछली होनी चाहिए जो जाल के माध्यम से फिसल गई जब ग्रह वेगेटा नष्ट हो गया था। हे, सैयान के पास इतनी युद्ध शक्ति नहीं हो सकती है। जब तक कि ड्यूक ने शाखाओं और पत्तियों के बीच लटके छोटे फलों को देखा और अपने चेहरे पर एक प्रसन्न दृष्टि के साथ कहा, यहाँ तक कि एक छोटा सा सैयान भी इस स्तर तक अपग्रेड करने में सक्षम था। जैसा कि अपेक्षित था, ऐसा लगता है कि इस पेड़ का फल उतना ही जादुई है जितना कि किंवदंतियों को चित्रित किया गया है। हाँ, फिर हम किंकूलर के आने का इंतजार करेंगे। जी हाँ, हम केवल पराक्रम के फलों के इस कई पेड़ को देख सकते हैं, लेकिन हम इसे तुरंत कोशिश नहीं कर सकते। ये वास्तव में असहनीय है। मैं मदद नहीं कर सकता। ये फल अभी भी पके नहीं हैं, और अगर वे पके हुए भी थे, तो क्या आप उन्हें किंकूलर की सहमति के बिना खाने की हिम्मत करते हैं? समझ में आता है, जब तक वे कूलर के नीचे काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं, तब तक वे ट्री ऑफ मई के फलों को चुन सकते हैं और जल्दी से भाग सकते हैं। अन्यथा कूलर के पास जो दृष्टि है, उससे वह आसानी से बता सकता है कि क्या उन्होंने एक फल खाया है ना? प्रलोभन और जीवन। उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तरार्ध को चुना, जिसके बाद उन्होंने बात करना बंद कर दिया। ... समय बीतता गया। जल्द ही 1 साल बीत गया। बख्तरबंद स्क्वाड्रन के मेडिक्स और ड्यूक अभी भी अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे थे और ट्री ऑफ पावर के बगल में बने हुए थे, उन लोगों के खिलाफ रक्षा कर रहे थे जो यहाँ मामलों में झांकना चाहते थे, जबकि दूर के तारों वाले आकाश के दूसरी तरफ स्लग, कूलर और किंकोल्ट के अंतरिक्ष यान ग्रह बहट की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। नोवेल यूएसवी कॉम इस बीच एक अन्य ग्रह पर यहाँ का वातावरण ऐसे गर्म हो रहा था मानो उसमें आग लगी हो। असामान्य उच्च तापमान के कारण वायु प्रवाह विकृत हो गया और आकाश में तैरते धूल के बादल बेहद शुष्क थे। चिलचिलाती धूप ने जमीन को भून दिया, जिससे ये खुल गया और ऊबड़ खाबड़ दरारें बन गईं। ग्रह का गुरुत्वाकर्षण भी असामान्य रूप से अधिक था, जिसके कारण चारों ओर उड़ने वाली बिखरी हुई धूल जल्द ही फैल गई और नाखूनों की तरह जमीन पर वापस गिर गई। एक टूटे हुए डूबे हुए अवसाद में ये हर जगह हवा में सूखे टूटे हुए चट्टान के टुकड़ों से अटा पड़ा था, और कुछ ही दूरी पर 2 खूबसूरत लड़कियां पसीने से टपकते हुए एक दूसरे पर हमला कर रही थीं। ये तो नहीं है। कई आफ्टर इमेज जो मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, पहाड़ की चट्टानों पर और मीडिया में दिखाई दिए। दोनों लड़कियों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उनके गालों से पसीने की जगमगाती दालें टपक रही थीं। पसीने के मोती जो जमीन पर उतरने वाले थे, जल्दी से भाप में बदल गए। यह एक बड़ी और एक छोटी लड़की थी। बड़ी लड़की 1.7 मीटर लंबे शरीर और आश्चर्यजनक रूप से लंबे और पतले अंगों के साथ लगभग एक वयस्क थी। उसका शरीर मजबूत और स्वस्थ लग रहा था, फिर भी उसने अपनी सौम्यता और सुंदरता नहीं खोई, और उसका उत्तम और नाजुक चेहरा ध्यान से गढ़ा गया प्रतीत होता था। उसकी पीठ के पीछे काले बाल एक रिबन से बंधे हुए थे, और उसके सुंदर बालों के केवल कुछ किस्में इत्मीनान से उसकी छाती पर लटक रही थीं, जिससे उसे एक बहादुर और वीर रूप मिल रहा था। छोटी खूबसूरत लड़की की ऊंचाई 1.5 मीटर के करीब थी। वह नाजुक और सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे ने अभी भी कुछ अपरिपक्वता बरकरार रखी। उसके पास एक तरह का चेहरा था जो लोली और युवा लड़की के लिए भ्रमित हो सकता था, और इस अस्पष्टता ने मोहकता की भारी भावना पैदा की। ये 2 लड़कियां शिलिंग और मायस थीं। 2 साल पहले पृथ्वी छोड़ने से पहले उन्होंने प्रायद्वीप शहर में विला को सौंपा लॉन्च को देखभाल करने के लिए। आमतौर पर वे केवल तभी वहां वापस जाते थे जब उनके पास कुछ खाली समय होता था, अन्यथा वे अपना अधिकांश समय इस चिलचिलाती ग्रह पर प्रशिक्षण में बिताते थे, जिसमें उच्च तापमान और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण था। इन दोनों का व्यक्तित्व अटल है। जब उन्हें पता चला कि जिया की युद्ध शक्ति उनकी तुलना में बहुत अधिक थी, तो उन्होंने अपने संकल्पों को कड़ा कर दिया और विशेष रूप से प्रशिक्षण के लिए इस कठोर ग्रह की तलाश की। एक पल में 2 साल बीत गए। वे दिन रात प्रशिक्षण लेते रहे।
कभी कभी वे लड़खड़ाते थे जबकि उनकी पीठ पर भारी वस्तुएं होती थीं। दूसरी बार वे अपनी सीमाओं को चुनौती देने की कोशिश करते हुए खुद से प्रशिक्षित होते थे। इन 2 वर्षों में वे एक भी सेंजू बीन खाए बिना इस नारकीय कड़वे प्रशिक्षण से गुजरते रहे। इससे उन्हें वास्तव में गर्व महसूस हुआ। उन्होंने जिया के शब्दों को लागू किया जिसे उन्होंने बार बार उन्हें शिक्षित किया था। कोई दर्द नहीं, कोई लाभ नहीं। यद्यपि उन्हें पता नहीं था कि जिया ने इस गहन सिद्धांत को कहां से सीखा था, उन्होंने गंभीरता से इस पर विचार किया और पाया कि यह वाक्य वास्तव में समझ में आता है। शीलिंग, तुम्हारी युद्ध शक्ति क्या है? मायज ने अपने गालों पर पसीने के मोतियों को पोंछते हुए पूछा। शीलिंग ने अपने शरीर पर से भार हटा दिया और तुरंत अपने शरीर में विशाल बढ़ती ऊर्जा को महसूस किया, और उसने जवाब दिया, अगर मैं बाहर जाती हूँ। लगभग 750,000। युद्ध शक्ति, आपके बारे में क्या? वो, मेरी युद्ध शक्ति केवल 500,000 है। जिया के साथ अंतर बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। मायज ने अनिच्छा से उसके होंठ काट लिए। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी क्योंकि उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई थी। एक सयान के लिए ये पहले से ही कल्पना से परे था कि वह केवल 2 वर्षों में अपनी युद्ध शक्ति को कई सैकड़ों हजारों तक बढ़ा दे। हालांकि शीलिंग और मायज अभी भी संतुष्ट नहीं थे। तुलना के बिना कोई नुकसान नहीं है। हालांकि जिस गति से उन्होंने प्रगति की वह बेहद तेज थी, लेकिन इसकी तुलना जिया की प्रगति की गति से नहीं की जा सकती थी। जिया के पास 7 मिलियन से अधिक युद्ध शक्ति है। ये बात बोलते हुए वे आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। सयान के युवावस्था में पहुंचने के बाद उनकी ताकत एक सुनहरे चरण में प्रवेश करेगी, जो उनके लिए खुद को शांत करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। उन्होंने सोचा कि उनकी लड़कियों की बैटल पावर काफी तेज दर से बढ़ रही थी, लेकिन जब जिया की बैटल पावर के साथ तुलना की गई तो अंतर केवल बड़ा और बड़ा हो रहा था। मुझे वास्तव में नहीं पता कि जिया कैसे प्रशिक्षित करता है। वह स्पष्ट रूप से हमारे जैसा ही प्रशिक्षण लेता है। उसकी युद्ध शक्ति इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने वास्तविक लड़ाई नहीं लड़ी है? शीलिंग की धुंधली सुरुचिपूर्ण भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। उसने बख्तरबंद स्क्वाड्रन के साथ लड़ाई को याद किया। ये पहली बार था जब वह एक लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, और उसके ठीक होने के बाद उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। जिया ने उसे ब्रह्मांड 6 में अपने अनुभवों को याद किया। उसकी युद्ध शक्ति इतनी तेजी से और इतनी हद तक बढ़ने का कारण टेम्पइंग वेदी में दिन रात की लड़ाई थी। क्या होगा कि हम भी जाकर एक मिशन को अंजाम दें? मायस की आंखें चमक उठीं। उसने गर्व से अपनी छाती को फुलाया और जारी रखा, जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझे एक बार भी चोट नहीं लगी है। शीलिंग ने अपनी आंखें घुमाईं। इसे भूल जाओ, लड़ना चोटों को सहन करने के समान नहीं है। आपको किस बात पर इतना गर्व है? मायस का मुंह खुला था क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसका सुंदर छोटा चेहरा एक मुस्कान प्रकट कर रहा था। अचानक एक भयानक आभा बिना किसी चेतावनी के आकाश से उतरी और पूरा ग्रह हिंसक रूप से हिलने लगा। शीलिंग और मायस लगभग जमीन पर गिर गए। क्या हो रहा है? ये भयानक आभा। शीलिंग हैरान दिखाई दी, और जैसे ही वह देखने के लिए मुड़ी, उसने देखा कि मायस पीला दिख रहा था। उन्हें उस भव्य आभा का सामना करना मुश्किल लगता था जिसमें शक्तिशाली जबरदस्ती थी। यह जिया की है। वह अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया? मायस अविश्वास में चिल्लाया। शक्तिशाली और भव्य आभा ने दोनों लड़कियों को महसूस कराया जैसे कि वे एक विशाल महासागर में अशांत लहरों के बीच में थीं, और एक छोटी सी लहर किसी भी समय आसानी से उन्हें मिटा देगी। ये कुछ ऐसा नहीं था जो 7 मिलियन बैटल पावर ला सकता था। क्या जिया ने एक बार फिर एक बड़ी सफलता हासिल की? शीलिंग और मायस ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के चेहरे पर सदमे के भाव देखे। तुरंत वे जिया की दिशा की ओर बढ़ गए। हजारों किलोमीटर दूर एक बंजर पठार। भव्य आभा चाकू के ब्लेड की तरह खतरनाक थी क्योंकि यह बेरहमी से सभी दिशाओं में बह गई थी। भयंकर हवाओं ने सीटी बजाई और इस जगह पर सब कुछ धूल में कुचल दिया गया। कच्छ भूमि अचानक 10 मीटर से अधिक डूब गई और कई 100 मीटर के व्यास के साथ एक विशाल गड्ढा खुल गया। विशाल क्रेटर के केंद्र में एक सुनहरी लौ उज्ज्वल रूप से जल गई हुआ। जिया का ऊपरी शरीर नंगा था और उसके काले बाल जमकर ऊपर की ओर फड़फड़ा रहे थे। उनका शरीर एक सुनहरी लौ में ढका हुआ था क्योंकि बजरी के कई टुकड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से अलग हो गए और हवा में मंडराने लगे। लंबे समय के बाद उसने अपनी आभा को अभिसरण किया और भयावह आभा गायब हो गई क्योंकि सब कुछ एक बार फिर शांत हो गया। उन्होंने कहा, मैं अब भी सुपर सैया मोड में नहीं आ सकता। ऐसा लगता है कि मुझे सही अवसर की कमी है। जिया ने वहां खड़े होकर विचार किया। मूल काम में सोन गोकू के पास केवल 3 मिलियन युद्ध शक्ति थी, लेकिन वह सुपर सैयान में टूट गया, जबकि उसके पास 7 मिलियन से अधिक युद्ध शक्ति है, फिर भी वह इसे तोड़ने में सक्षम नहीं था। उन्होंने कहा, हालांकि मैं सुपर सैया से नहीं मिली हूं, लेकिन सौभाग्य से मैंने स्यूडो सुपर सैया हासिल कर लिया है। जिया हंस पड़ी। स्यूडो सुपर सैयान मोड में उनकी युद्ध शक्ति लगभग 30 मिलियन थी। हालांकि इस वृद्धि की तुलना सुपर सैयान मोड में हासिल की गई वृद्धि के साथ नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह बहुत शक्तिशाली था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत
किंवदंती अध्याय 189 एक सफलता के लिए महत्वपूर्ण मोड़। जैसे ही जिया विचारों में खो गया था, शीलिंग और मायस जल्दी से अपने स्थान पर चले गए। आकाश में मंडराते हुए दोनों लड़कियां जिया को एक विशाल गड्ढे में खड़े देख सकती थीं और उनके चेहरे एक आश्चर्यचकित भाव धारण कर रहे थे। जिया, तुम्हारी की अभी इतनी शक्तिशाली क्यों हो गई? क्या आप सुपर सैया में बदल गए? दोनों लड़कियों शीलिंग और मायस ने जिया को सुपर सैयान का उल्लेख करते हुए सुना था, इससे पहले कि यह सामान्य सैयान से ऊपर अस्तित्व था। सुपर सैयान परिवर्तन का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है जो सामान्य अवस्था के तहत दर्जनों गुना विस्फोटक रूप से ताकत बढ़ाने का कारण बनता है। इससे पहले जिया ने महसूस किया कि उसकी ताकत ने एक बाधा का सामना किया है जिसे वह पार नहीं कर सकता था। इसलिए जबकि शीलिंग और मायस ने अपना अधिकांश समय प्रशिक्षण में बिताया, जिया निष्क्रिय नहीं रहा और सुपर सैयान को सफलता दिलाने की तैयारी कर रहा था। चूंकि उन्हें जिया की योजना के बारे में पता था, जब पहले मजबूत आभा भड़की, जिया और मायस ने पहली बार सोचा कि जिया सफलतापूर्वक टूट गया था। यही कारण है कि उन्होंने अभी यह जांच की थी। जिया ने इत्मीनान से उनकी ओर देखा और मुस्कुराया, मुझे एक छोटी सी सफलता मिली, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अभी भी महान सुपर सैयान में नहीं बदल सका। बोलते बोलते उसने मन ही मन आह भरी। जैसा कि अपेक्षित था, सुपर सैयान में प्रवेश करना आसान नहीं है, अन्यथा ये शरीर परिवर्तन एक किंवदंती नहीं होगा। एक सुपर सैया लंबे समय से दिखाई नहीं दिया था, इसलिए बहुत सारे सैया इसके अस्तित्व के बारे में भी संदिग्ध थे। क्या यह एक छोटी सफलता माना जाता है? आपके अंदर से निकली आभा ने मुझे सांस लेने में लगभग असमर्थ बना दिया, मायस ने कहा, जिया की टिप्पणी पर उसके दिल में बहुत असंतुष्ट। ये स्पष्ट रूप से इतना शक्तिशाली था, फिर भी वह कह रहा है कि यह सिर्फ एक छोटी सफलता है। वास्तव में बहुत उत्साहजनक। उसकी बात सुनकर जिया ने मायस की ओर अपना हाथ फैलाया। छद्म सुपर सैयान को वास्तव में सुपर सैयान के रूप में नहीं माना जा सकता था। उन्होंने जो कहा वह गलत नहीं था। बकवास मत करो जिया, जल्दी से हम आपके परिवर्तन पर एक नजर डालते हैं, शीलिंग ने कहा। दिलचस्पी है, ठीक है ना? मायस ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। जिया ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, आप दोनों थोड़ी दूर खड़े हैं। स्यूडो सुपर सैया मोड में की को नियंत्रित करना आसान नहीं है। मुझे डर है कि यह आपको घायल कर देगा। हालांकि शीलिंग और मायस को उसका कारण समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने जिया के निर्देश का पालन किया और उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करने से पहले बहुत दूर चले गए। जब उसने दोनों लड़कियों को पीछे हटते देखा तो जिया ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर अपने शरीर के भीतर आभा को समायोजित करना शुरू कर दिया। अपने राज्य को शिखर पर समायोजित करने के बाद वह भड़क उठा। हो जिया के चारों ओर एक सुनहरी चमक दिखाई दी, क्योंकि एक शक्तिशाली और अतिरंजित आभा एक प्रागैतिहासिक प्राणी के समान अचानक पूरे ग्रह में फैल गई। जैसे जैसे उन्होंने धीरे धीरे स्यूडो सुपर सैयान परिवर्तन शुरू किया, जिया की बैटल पावर ने ऊपरी सीमाओं को तोड़ना जारी रखा। 15 लाख, 22.5 मिलियन, 30 लाख। उसके काले बाल अनियंत्रित रूप से हवा में उठे और एक दुर्जेय आभा ने 100 मीटर के दायरे में सब कुछ चकनाचूर कर दिया। जमीन धंसने लगी और आसपास के कंकड़ हवा में तैरने लगे, जैसे कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण खो दिया हो। ये कि इन स्यूडो सुपर सैया मोड है। मायस ने हिंसक झटके का सामना करने के लिए उसके माथे के सामने अपना हाथ रखा, जबकि उसके चेहरे पर एक असामान्य उत्तेजना थी। शीलिंग भी झटके की लहरों का सामना करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नजर भव्य आभा के बीच में उस आदमी पर टिकी रही, जबकि सुनहरी लपटों में डूबा हुआ था। जिया की 3 गुना बढ़ गई है। ये छद्म सुपर सैया परिवर्तन है। उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी गहराई में एक उज्ज्वल चमक झिलमिला रही थी। छद्म सुपर सैया मोड के तहत उसके पास पूरी 30 मिलियन युद्ध शक्ति है। जिया ने अपनी आभा वापस ले ली और थकावट के साथ हौंफने लगा। छद्म सुपर सैया परिवर्तन नियमित सुपर सैयान परिवर्तन से अलग है। ये कुछ हद तक कायोकेन की तरह था, जो शरीर पर एक बड़ा बोझ लाता है और भी अधिक की का उपभोग करता है। स्वाभाविक रूप से स्यूडो सुपर सैया वही थे। हालांकि जिया का स्यूडो सुपर सैया सोन गोकू के स्यूडो सुपर सैया से कुछ अलग था। सबसे पहले बिजली की वृद्धि उस स्तर तक नहीं पहुंची जो सोन गोकू ने किया था, और शक्ति में वृद्धि कायोकेन के लगभग 2 या 3 गुना थी। दूसरा और सबसे बड़ा अंतर यह है कि जिया के स्यूडो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उसकी पुतली गायब नहीं होती है और वह बेहद स्पष्ट रहता है। जिया की पिछली स्थिति को स्यूडो सुपर सैयान नहीं कहा जा सकता है। इसके बजाय ये साधारण सैयान और सुपर सैयान के बीच संक्रमण की तरह था। इससे पहले कि वह सुपर सैयान में बदलने का कोई तरीका ढूंढ पाता, स्यूडो सुपर सैयान परिवर्तन जिया के लिए अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने का एक अस्थायी साधन होगा। इतना शक्तिशाली जिया की अभी 30 मिलियन युद्ध शक्ति तक पहुंच गई थी। मायस दौड़े और जिया का हाथ पकड़ लिया, बिना रुके बकबक करते हुए। उसी समय उसने उसे ऊपर और नीचे चेक किया, ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या वर्तमान जिया और पिछले जिया के बीच कोई अंतर था। ये परिवर्तन आपके शरीर पर एक बड़ा बोझ डालता है ना? शीलिंग भी चला गया और चिंता के साथ पूछा।
उसने एक रूमाल निकाला और अपना पसीना पोंछने के लिए जिया को सौंप दिया। जिया ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह एक सामान्य परिवर्तन विधि नहीं है। अभी अभी स्यूडो सुपर सैया के तहत उन मजबूत ऊर्जाओं ने मुझे भी नुकसान पहुंचाया। शायद मैं अभी भी कुशल नहीं हूँ। भविष्य में इसका कम उपयोग करना बेहतर होगा। शिलीव ने अपनी भौहों को बुना और कहा। जिया ने हल्के से कहा, चिंता मत करो। हालांकि मैं सीधे तौर पर सुपर सैया में तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इससे ज्यादा दूर नहीं हूँ। क्या आपके पास कोई विचार है? शिलीव ने पूछताछ की। मैं इसे कुछ हद तक महसूस कर सकता था, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं उस बाधा से कब गुजर सकता हूँ। जिया ने अपना सिर खुजलाया और कहा, जो लोग इस बाधा से गुजरने के लिए नियत थे वे आसानी से ऐसा करेंगे, जबकि जो नहीं थे वे लंबे समय तक गुजरने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अंततः कोई फायदा नहीं होगा। ताई पर्वत को बंद करने से पहले एक पत्ता बंद हो जाता है। तारांकन छोटी पत्ती आंखों के बहुत करीब होती है, जिससे दूर से सुंदर दृश्यों का दृश्य अवरुद्ध हो जाता है। नोट: तारांकन महत्वपूर्ण बातों के बारे में किसी का दृष्टिकोण तुच्छ बातों से ढका हुआ है। मूल काम में सोन गोकू की युद्ध शक्ति एक निश्चित सीमा तक पहुंच गई, लेकिन क्रिलिन की मृत्यु के कारण उसने अत्यधिक क्रोध में उस बाधा को तोड़ दिया था, जबकि वेगेटा, जो अपने मजबूत गर्व के कारण सोन गोकू के पीछे रहने के लिए तैयार नहीं था और टूट गया था, उन सभी ने सुपर सैयान की सीमा को तोड़ने के लिए मजबूत भावनाओं का इस्तेमाल किया। हालांकि जिया का मानना है कि सुपर सैयान में प्रवेश करने के लिए ये केवल महत्वपूर्ण क्षणों में से एक होना चाहिए। मजबूत भावनाएं सैयन की सफलता में मदद कर सकती हैं, लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं था। जिया को उम्मीद है कि वह स्वाभाविक रूप से साधारण सैयान और सुपर सैयान के बीच की सीमा को तोड़ने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। उनके विचार में चरम भावनाओं पर निर्भरता जबरन सफलता के तरीकों में से एक थी। हालांकि ये तरीका पहले से ओवरड्राफ्टिंग की तरह था, या ये कहना कि यह सुपर सैयान की शक्ति उधार ले रहा है, लेकिन किसी का शरीर अभी भी इष्टतम स्तर प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। सुपर सैयान, जो परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से भावनाओं पर निर्भर करता है, शक्तिशाली ताकत प्राप्त कर सकता है, लेकिन वास्तव में इसे भारी परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। हालांकि यह अभी भी सुपर सैयान की असली ताकत का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि उन दोनों को सुपर सैयान कहा जाता था, लेकिन सोन गोकू का सबसे पहले सुपर सैयान का ग्रह नामक पर परिवर्तन और ये डॉट ग्रह से लौटने के बाद सुपर सैयान परिवर्तन दो पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर थे। प्लेनेट याड्रेट पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद, प्लेनेट याड्रेट से लौटने से पहले और बाद में उनका सुपर सैयान परिवर्तन पूरी तरह से अलग था, और सुपर सैया परिवर्तन में उनकी महारत भी अलग थी। पूर्व क्रोध के माध्यम से हासिल किया गया था, और कई बार ऐसा हुआ था कि उसने अपनी पूरी क्षमता का अत्यधिक उपयोग किया था, जबकि उत्तरार्ध प्लेनेट याड्रेट से लौटने के बाद पूरी तरह से अलग स्थिति में था। अपने बाद के परिवर्तन के दौरान उन्हें सबसे अधिक संभावना एक वास्तविक सुपर सैयान कहा जा सकता है। आखिरकार वह बड़ी आसानी से बदलने में सक्षम था, और उसके शरीर को परिवर्तन से किसी भी दबाव को सहन नहीं करना पड़ा। हालांकि शुरुआती दिनों में इसे जमा होने में अधिक समय लग सकता है। जिया का मानना है कि यदि वह भावनाओं का उपयोग करके परिवर्तन करना छोड़ देता है और इसके बजाय एक परिवर्तन विधि का उपयोग करता है जो धीरे धीरे अपने शरीर को सीमा तक भरने का उपयोग करता है, तो वह निश्चित रूप से परिवर्तन के बाद अधिक शक्तिशाली होगा। पर्याप्त संचय का मतलब था कि उसके परिवर्तन का प्रारंभिक बिंदु अधिक होगा, जिसके परिणामस्वरूप एक सुपर सैयान राज्य सोन गोकू और अन्य लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा। प्लेनेट याड्रेट से लौटने के बाद सोन गोकू के सुपर सैयान राज्य के समान, वह अपने सुपर सैयान परिवर्तन और अपने शरीर के भीतर की को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम था। अब यह एक असली विशेषज्ञ है। ये केवल प्रारंभिक परिवर्तन या देर से परिवर्तन का मामला नहीं था, बल्कि परिवर्तन के लिए चरणों को बढ़ाना या घटाना था। वास्तव में जिया के पास पहले से ही अपनी विधि है, इसलिए वह भावनाओं के माध्यम से सुपर सैयान को तोड़ने की जल्दी में नहीं था। थोड़ी देर तक इस मामले पर विचार करने के बाद जिया शिलिंग और मायस को देखकर मुस्कुराया। आपको और अधिक मेहनत करनी होगी, अन्यथा मैं आप दोनों को और भी पीछे छोड़ दूंगा। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है, मायस ने कहा। उसकी जन्मजात प्रतिभा कमजोर नहीं थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति को एक अड़चन का सामना करना पड़ा। इस प्रकार उसका सुधार बेहद धीमा हो गया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप बहुत अधीर हैं। टहलने के लिए बाहर जाकर आपको ठीक से आराम करना चाहिए। जीवन को काम और आराम के बीच उचित संतुलन की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रशिक्षित करने के लिए दुनिया में बाहर जाना बेहतर आत्मज्ञान ला सकता है। जिया ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, हो सकता है कि आपने पहले भी ऐसा कहा हो। ऐसा लगता है कि हम वास्तव में कुछ अधीर हैं। शीलिंग ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, आप अपनी ट्रेनिंग में जल्दबाजी नहीं कर सकते। वास्तव में आप पहले से ही दूसरों की नज़र में अप्राप्य अस्तित्व हैं। जब उन्होंने होंगशान ग्रह पर उन सैयानों को याद किया जो शिलिंग और मायस की पूजा करते हैं, तो जिया के चेहरे पर एक मुस्कान लटक गई।
शिलीन की ओर देखते हुए उसके गाल थोड़े फूले हुए थे। मैं उन साधारण लोगों के रवैये को नियंत्रित नहीं कर सकती। हा, चलो चलते हैं। हमें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि हम इतने लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिया जोर से हंसे और जिलिंग और मायस को गले लगाने से पहले आगे बढ़े। दोनों लड़कियों ने विरोध नहीं किया क्योंकि जिया ने छोड़ने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया। ... होंगशान ग्रह, जिया का घर। जब जिया और अन्य लोग लौटे तो आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और उज्ज्वल लाल सूर्यास्त से चमक आकाश में व्याप्त थी, जिसके परिणामस्वरूप एक नर्म और सुंदर सूर्यास्त हुआ। चूंकि जिया का घर काफी शानदार था, इसलिए कई बाथरूम थे, इसलिए वापस आने के बाद वे सीधे बाथरूम में प्रवेश करते थे। अपने शरीर से पसीने और धूल को धोने के बाद उन्होंने नए कपड़े पहने और बाहर चले गए। मैं पहले जाकर खाना बनाऊंगा। मायस, आओ और मदद करो। एटर बोलते हुए शिलीन ने मायस को खींच लिया जो रसोई की ओर ऊब महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए पृथ्वी पर सीखने के बाद शिलीन के खाना पकाने के कौशल ने आखिरकार कुछ प्रगति की थी। जिया ने रसोई में व्यस्त हो रही दो लड़कियों को देखा और जल्द ही भोजन पकाए जाने की गंध आ गई। जिया एक आरामदायक सोफे पर बैठ गया और एक मुस्कान के साथ दीवार पर पेंडुलम घड़ी को देखा। इस तरह के दिन काफी अच्छे हैं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अगले दिन भोर की दरार पर जिया कंबल के नीचे से बाहर निकला और उस लड़की को देखा जो बिस्तर पर उसके बगल में सो रही थी, उसकी पीठ उसके बगल में। लड़की एक हाथ फैलाकर बगल में सो रही थी क्योंकि उसके सुंदर काले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। बेडशीट का एक बड़ा हिस्सा नीचे खिसक गया था, जिससे लड़की की पतली बांह और उसकी पीठ पर सफेद त्वचा का पता चला। इतने सालों तक एक साथ रहने के बाद शिलीन को आखिरकार उसके द्वारा खाया गया था। उसे कल रात की तीव्र गतिविधियों के दौरान अंतहीन रूप से पीड़ा दी गई थी, इसलिए वह अपनी हड्डियों से थक गई थी। जिया ने धीरे से कंबल खींचा और बेडरूम से बाहर निकलने से पहले शिलीन को कवर किया। वह प्रशिक्षण कक्ष में गए और एक साधारण कसरत की। प्रशिक्षण कक्ष में ग्रेविटी मशीन चालू नहीं थी, ग्रह के प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखना। हालांकि यह कम तीव्रता वाला कसरत उनके लिए कोई मदद नहीं थी, फिर भी उन्होंने इसे आदत से बाहर किया। उनके पास गंभीर अभिव्यक्ति थी क्योंकि उन्होंने हर आंदोलन को निष्पादित किया, जीवन में प्रशिक्षण को एकीकृत किया और स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का गहरा कलात्मक माहौल उत्पन्न हुआ। 2 घंटे बीत जाने के बाद जिया ने अपना वर्कआउट बंद कर दिया और हवा की गहरी सांस ली। उसकी आभा चिकनी और स्थिर थी, जैसे कि उसने कोई गहन अभ्यास नहीं किया था। वह एक तौलिया के साथ प्रशिक्षण कक्ष से बाहर चला गया, स्नान के लिए बाथरूम में प्रवेश किया और फिर डाइनिंग हॉल में आया। इस समय शिलीन ने एक शानदार नाश्ता तैयार किया था और मायस, जो बगल में बैठे थे, पहले से ही खा रहे थे। स्वादिष्ट भोजन की मीठी खुशबू को सूंघने पर जिया की भूख जाग उठी। खाना खाते समय उसने पूछा, शिलीन, मैंने पिछले 2 दिनों से अंकल आद्री को नहीं देखा है। शिलीन ने भोजन की एक प्लेट निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, पिता को अपने प्रशिक्षण के दौरान एक अड़चन का सामना करना पड़ा। चूंकि वह लंबे समय तक नहीं टूटा था, इसलिए वह अंकल ब्रुक और अन्य लोगों के साथ सफलता के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहर गया। ओह, जिया ने उसकी बात सुनने के बाद अपना सिर हिलाया, अपना सिर झुकाया और खाना शुरू कर दिया। आद्री और अन्य लोगों के 100,000 बैटल पावर को तोड़ने और सुपर वॉरियर्स बनने के बाद जिस गति से वे आगे बढ़े वह बेहद धीमी हो गई। जाहिर है कि पहले की तरह अच्छा नहीं था, विशेष रूप से जब उनकी युद्ध शक्ति 150,000 के करीब हो गई, तो उन सभी को एक अड़चन का सामना करना पड़ा और उनकी शक्ति स्थिर होने लगी। जिया जानता था कि आद्री और अन्य अपनी सीमाओं तक पहुंच गए थे, इस प्रकार उनके लिए कोई और सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल था। प्लेनेट वेगटा से पहले अधिकांश उच्च स्तरीय योद्धाओं के पास 8,000 से 9,000 युद्ध शक्ति की सीमा थी और केवल कुछ ही उच्च स्तरीय योद्धा संयोग से 10,000 युद्ध शक्ति तक पहुंचने में सक्षम थे और उनमें से भी कम 10,000 युद्ध शक्ति से अधिक होने में सक्षम थे। ग्रह होंगशान में आने के बाद सयान का समग्र स्तर बहुत बढ़ गया था क्योंकि जिया ने उन्हें की प्रशिक्षण विधि प्रेषित की थी। 10,000 युद्ध शक्ति या उससे कम रखने वाले योद्धाओं को साधारण योद्धा कहा जाता था। हालांकि जिया समझ गया कि ब्लडलाइन के फायदे और नुकसान अभी भी मौजूद हैं और यह केवल वह स्तर था जिसे बहुत बढ़ाया गया था। ये सीमा फिर से दिखाई दी जब सैया एलीट वॉरियर और यहां तक कि सुपर वॉरियर स्तरों तक पहुंच गए। आद्री और अन्य, जो मूल रूप से उच्च स्तरीय योद्धा थे, ने उस अड़चन का सामना किया जब वे 150,000 युद्ध शक्ति तक पहुंच गए और यदि वे एक सफलता हासिल करना चाहते थे तो उन्हें एक और अवसर की तलाश करनी होगी। अचानक डिंग डोंग दरवाजे की घंटी लगातार बजी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर 2 छोटे सैया खड़े हैं। लैरे, एलिस, क्या तुम दोनों प्रशिक्षण में भाग लेने नहीं गए थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप कक्षाएं छोड़ रहे हैं? शिलीन ने कहा। हैरानी की बात है, दरवाजे पर 2 छोटे सैया थे। शिलीन का छोटा भाई लारेट और बाडॉक की सबसे छोटी बेटी एलिस। वे पहले से ही 4 साल के थे। इस उम्र में ग्रह होंगशान पर सयान की प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू
कर देंगे और जितनी जल्दी वे इसे सीखेंगे उतना ही बेहतर होगा। 3 साल की उम्र के बाद प्लेनेट होंगशान पर सभी युवा सैयाकी को प्रशिक्षित करना सीखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल नहीं बहन, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। माँ ने आपको और भाई को गार्डियन कॉर्प्स के अवलोकन केंद्र में जाने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि कुछ मेहमान आ रहे हैं। लारेट गुस्से से चिल्लाया और शिलीप को घूर कर देखा। शिलीप थोड़ी देर के लिए रुक गई, इससे पहले कि उसने आश्चर्य से कहा, ग्रह होंगशान में कौन आ रहा है जो हमें व्यक्तिगत रूप से जाने के लिए बाध्य करता है? जिया और शिलीप ग्रह होंगशान पर सबसे प्रतिष्ठित लोग थे। आमतौर पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी। गार्जियन कोर अवलोकन केंद्र और प्रशासन कार्यालय स्वाभाविक रूप से आगंतुकों को ठीक से संभालने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि गैलेक्टिक के लोग हैं। कुछ संगठन। एलिस ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर यह गैलेक्टिक गश्ती संगठन से कोई है तो चलो वहां जाएं। जिया, जिसे हाल ही में चालिन से एक अधिसूचना मिली थी, ने मायस के साथ बाहर निकलते हुए कहा। नोवेल यूएसबी.com गार्जियन कोर का अवलोकन केंद्र शहर के दूसरी ओर स्थित था। प्लेनेट होंगशान के गार्डियन कॉर्प में 1000 लोग हैं जो प्लेनेट होंगशान की सुरक्षा के प्रभारी हैं। अपनी तेजी से वे पलक झपकते ही गार्डियन कॉर्प्स ऑब्जर्वेशन सेंटर पहुंच गए। सर जिया, आप यहाँ हैं। चालिन, जो लोगों के एक समूह के साथ उत्सुकता से इंतजार कर रही थी, जल्दी से जिया और अन्य लोगों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ी। गैलेक्टिक गश्ती संगठन ने लोगों को यहाँ क्यों भेजा? जिया ने पूछा। चालिन ने अपना सिर हिलाया। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर यह एक साधारण मामला था तो उन्होंने एक संचार उपकरण का उपयोग किया होगा। उन्हें व्यक्तिगत रूप से किसी को भेजने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। जिया ने सिर हिलाया और शिलीप के साथ एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया। मायस ऊब महसूस कर रहे थे, इसलिए वह चुपके से प्रशिक्षण मैदान पर चली गई और नोट्स की तुलना करने के लिए अन्य सैया की तलाश की। वास्तव में यह मायस के लिए अपनी ताकत दिखाने का सिर्फ एक बहाना था। जल्द ही एक छोटा अंतरिक्ष यान उतरा और एक बैंगनी चमड़ी वाला एलियन बाहर चढ़ गया। उनके कपड़ों पर गैलेक्टिक पेट्रोल का लोगो लगा हुआ था। ये जाको। जब उसने उस व्यक्ति पर स्पष्ट नजर डाली जो अभी आया था, तो जिया आश्चर्यचकित था। उन्होंने आखिरी बार गैलेक्टिक पेट्रोल संगठन के मुख्यालय में जाको को देखा था। उस समय जैको एक मिशन को अंजाम देने के बाद पृथ्वी से लौटा था और गैलेक्टिक किंग द्वारा फटकार लगाई जा रही थी, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने मिशन पूरा नहीं किया था। जैको की बात करते हुए, मूल कार्य के बाद के चरणों में उनकी कुछ हद तक मजबूत सहायक भूमिका थी। वह बुला की बड़ी बहन टाइट्स के साथ अच्छे दोस्त थे और डॉक्टर ब्रीफ के परिवार के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। वह स्पष्ट रूप से कमजोर है, लेकिन फिर भी न्याय को बनाए रखने के बारे में सोचता है। वह एक तिलचट्टे की तरह है जिसे मारना मुश्किल है। श्री जिया। जब उसने जिया को दूर से देखा तो जाको तुरंत जिया की तरफ भागा, सीधा खड़ा हुआ और सलाम किया। जिया ने जाको की ओर देखा और सिर हिलाया। गैलेक्टिक गश्ती दल ने आपको क्यों भेजा? ठीक है, कुछ बड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन स्लग, कूलर और किंग कोल्ड अपने अधीनस्थों के साथ पूर्वी क्षेत्र में आए हैं। अभी वे पूर्वी क्षेत्र के प्रभाव वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। सर ईस्ट काई ने गैलेक्टिक पेट्रोल को एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी विशेषज्ञों को आगे आने और उन्हें रोकने के लिए कहा गया है। मैं समझाना भूल गया। स्लग और अन्य उत्तरी क्षेत्र में अधिपति हैं। जैको ने सोचा कि जिया और अन्य लोग स्लग और अन्य लोगों की पहचान नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने लगातार बात की और उनकी उत्पत्ति बताए। रुक जाओ, अब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट हूँ। जिया ने जाको को टोका, क्योंकि उसका दिल अस्थिर हो गया था। स्लग, कूलर और किंग कोल्ड, ये 3 लोग जो प्रत्येक एक क्षेत्र पर हावी हैं, वास्तव में एक ही समय में पूर्वी क्षेत्र में आए थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ईस्ट काई ने खुद भी चिंता करना शुरू कर दिया था। फिलहाल वह कूलर और किंग कोल्ड के लिए एक मैच नहीं था। यहाँ तक कि अगर वह एक सुपर सैयान बन जाता है तो वह जल्द ही उनसे निपटने में सक्षम नहीं होगा। वह स्लग भी था। वह दुष्ट नेमकियान होना चाहिए जिसे जिया जानता था। हालांकि स्लग की ताकत फ्रीजा के लिए कोई मुकाबला नहीं थी, फिर भी यह आकाशगंगा के एक क्षेत्र पर हावी होने के लिए पर्याप्त था। इससे पहले कि जिया को फिदिया लोगों से एक रिपोर्ट मिली कि लोगों का एक समूह पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश कर गया था, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वे स्लग, कूलर और किंग कोल्ड होंगे। इसके अलावा वे व्यक्तिगत रूप से अपने दस्ते अपने साथ लाए थे। वापस जाओ और गैलेक्टिक राजा को बताओ कि हम सैया इस मामले में भाग नहीं लेंगे। जिया ने अपना हाथ हिलाया और गैलेक्टिक गश्ती संगठन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। हालांकि सैया युद्ध के आदी थे, जिया ये भी समझते थे कि स्थितियों का न्याय कैसे किया जाए। यहाँ तक कि अगर बहुत सारे सैया चले गए तो भी वे किंग कोल्ड के स्तर के लोगों के साथ खुद को शामिल करने में असमर्थ होंगे। इसके अलावा सैयन अंतरिक्ष में जीवित नहीं रह सकते थे, और यह एक और भी बड़ी सीमा थी। सैयान के नेता के रूप में जिया बिना किसी कारण के अपने लोगों को हताहत नहीं होने दे सकता था। जैको ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में खुद को रोक लिया।
ओह, मैंने पहले ही खबर दे दी है। चूंकि आप जाने के लिए तैयार नहीं हैं, इसे भूल जाओ। आपको वास्तव में उन राक्षसों के बीच लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैको अंतरिक्ष यान में चढ़ गया और छोड़ने के लिए तैयार था। याको, यदि तुम्हारे पास समय है तो पृथ्वी पर जाओ। टाइट्स उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप उसे विभिन्न ग्रहों के दौरे पर ले जाएंगे। जिया ने जाको की ओर चिल्लाया। जब उसने जिया को टाइट्स का उल्लेख करते सुना तो जैको थोड़ी देर के लिए जम गया, इससे पहले कि उसे याद आया कि उसके पास पृथ्वी पर ऐसा दोस्त था। उन्होंने अपनी उंगलियों से ओके इशारा किया और अपने अंतरिक्ष यान पर छोड़ दिया।